वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ओपनिंग राइट वर्ड्स होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax ओपनिंग लेफ्ट वर्ड्स होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। देखिए यहाँ पे x के ऊपर पावर 2 है, y के ऊपर पावर 1 है। y कोऑर्डिनेट वाले टर्म को जीरो करेंगे तो इस y वाले टर्म को जीरो करेंगे तो y कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स मिल जाएगा आपको। तो वो कितना हो गया, इसको जीरो करवाने पर -3। पैराबोला के ऊपर आप किन्हीं भी दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो व्हाट यू गेट इज नथिंग बट अ कॉर्ड। तो PQ इज कॉर्ड ऑफ अ पैराबोला। फोकल कॉर्ड के केस में ही T1 इंटू T2 का वैल्यू कितना आएगा, -1 आएगा। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं सारे के सारे बच्चे। मैं हूं आपका अपना अरविंद सुथार। स्वागत करता हूं आपका रफ्तार बैच फॉर जेई। क्योंकि मेरे सुनने में आया है कि रफ्तार बैच के बच्चे जो हैं वो बड़े तूफानी हैं, जेई के एग्जामिनेशन के लिए दिन रात एक करे हुए हैं। और इतनी सारी बातें मुझे कहाँ से पता चल रही है बताओ, इतनी सारी बातें मुझे पता चल रही है। एक तो आपके कमेंट्स मैं रीड करता रहता हूँ। इवन बिफोर आई जॉइंड दिस बैच मेरी नज़र इस बैच के ऊपर थी, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पेड कोर्सेज तो आते रहते हैं, देखो है ना, लेकिन जो PW का विजन है, क्या विजन है PW का, आई होप आप लोग उसके बारे में जानते होंगे। द विजन ऑफ PW इज टू मेक क्वालिटी एजुकेशन एक्सेसिबल, अवेलेबल एंड प्रोवाइडिंग एट एन अफोर्डेबल रेट टू एवरीवन। तो ये जो बैच आप लोगों के लिए चल रहा है कंप्लीटली फ्री चल रहा है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि यार चंद पैसे ना होने की वजह से किसी का सपना पूरा ना हो, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, राइट। तो इस इंटेंट के साथ हम लोग यहाँ पर आते हैं आप लोगों के लिए कि आपका सुनहरा भविष्य बनाने में एक ईंट आपके लिए हम भी लगवा सकें। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इन सेशंस का पूरा फायदा हो रहा है। पिछली क्लास जो मैंने ली थी, मैंने उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई थी। आई होप आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आई होगी। और इतना कॉन्फिडेंस मेरा क्यों है कि भैया आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अरे मैं पढ़ा रहा हूँ, समझ में तो आएगी यार, देखो सिंपल सी बात है, ठीक है। ऐसा होता ही नहीं है कभी कि मैं पढ़ाऊँ और समझ ना आए, ठीक है। मतलब हाँ, इतना मैं जानता हूँ मेरे बारे में, ठीक है। हाँ, इतना मैं जानता हूँ मेरे बारे में कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि भैया मैं पढ़ाऊँ और समझ में ना आए। अब इसको तुम कुछ भी कह लो, मुँह मियाँ मिट्ठू कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ, बिकॉज मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ। इनफैक्ट यूट्यूब के ऊपर मैं काफ़ी सालों से पढ़ा रहा हूँ। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं तो आई वॉज एसोसिएटेड विद डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ऑन यूट्यूब एज वेल, है ना। तो काफ़ी सालों से मैं यूट्यूब के ऊपर पढ़ा रहा हूँ। और जो मेरा मकसद है कि भैया एजुकेशन, क्योंकि देखिए 21st सेंचुरी इज गोइंग टू बी ऑफ इंडियन ओशन। इंडियन ओशन की सेंचुरी होने वाली है। इंडिया और चाइना ये दो बिगेस्ट इकोनॉमीज होने वाली है इस शताब्दी के अंदर, राइट। जैसे हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो अपना अटलांटिक ओशन था वहां पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे ज्यादा हुआ था, है ना। तो अब जो 21वीं शताब्दी है भैया, इंडियन ओशन इज द प्लेस फॉर रिवॉल्यूशन। और इंडिया और चाइना ये दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज होने वाली है। और इंडिया को अगर आगे लेके जाना है, अगर इंडिया को और मजबूत बनाना है, तो एजुकेशन इज द ओनली वे, एजुकेशन इज द ओनली वे बाय विच वी कैन शॉर्टन दैट ड्यूरेशन। मतलब एक तो किसी चीज को करने में मान लीजिए 15 साल लग जाए, और एक किसी चीज को अचीव करने के लिए लेट से अगर 5 साल लग जाए, तो वो 15 से 5 कब आएगा, जब हम एजुकेशन को बहुत अच्छे से प्रोवाइड करेंगे। तो कंप्लीटली अलाइंड है हमारा विजन हमारे देश के साथ, बिकॉज हमारा प्यारा भारत इस शताब्दी के अंदर और ज्यादा चमकने वाला है। चलिए खैर, ये तो बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 2 के अंदर बहुत सारे गोल्स लेके आया हूं। क्या गोल्स लेके आया हूं भैया? सबसे पहला तो मैं जो पिछली क्लास के अंदर आपको पढ़ा चुका हूं उसका क्विक रिवीजन दूंगा। दूसरा, होमवर्क डिस्कशन भी करूंगा उसका, जो कि मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था। फिर हम आगे बढ़ेंगे आज के कंटेंट की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन फॉर पैराबोला। फिर हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू पैराबोला। फिर हम फोकल कॉर्ड के बारे में जानेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, और फोकल कॉर्ड की डेफिनेशन कितनी टफ होती है मैंने आप लोगों को पिछली क्लास के अंदर बताई थी। वो कॉर्ड जो कि फोकस से पास हो उसे हम कहते हैं फोकल कॉर्ड। इतनी टफ डेफिनेशन होती है ना। और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि एक लाइन के और एक पैराबोला के कितने तरीके के रिश्ते हो सकते हैं। आप लोगों ने
पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल भी पढ़ा होगा, पोजीशन ऑफ अ लाइन विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल भी पढ़ा होगा। तो ये टॉपिक्स जो 3 और 5 हैं ये ऑलमोस्ट सिमिलर हैं जो कि हमने सर्कल्स के अंदर भी पढ़ा हुआ है। तो देखिए मैं हमेशा कहता हूं आप लोगों से, इफ यू वांट टू मास्टर parabola, ellipse and hyperbola, what you have to first focus on is straight lines and circles। अब भैया मेरे को ये नहीं पता है कि आप लोगों का उन टॉपिक्स के ऊपर कितना कमांड है, इसीलिए मैं थोड़ा कंपैरेटिवली आप लोगों को स्लो लेके चल रहा हूं। बट आज के इस सेशन में मैं जेई के अनेक क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को जेई के करवाऊंगा और रीसेंट ईयर के करवाऊंगा। सबसे बड़ी बात, रीसेंट ईयर के करवाऊंगा। देखिएगा 2 क्लास के अंदर ही आप कितने अच्छे से तैयार हो गए हैं कि आप रीसेंट ईयर्स में आने वाले जेई के प्रॉब्लम्स को भी बड़े कंफर्टेबली सॉल्व कर पाएंगे। तो दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। कुर्सी की पेटी बांध लो भैया, है ना। और अगर आपके दिमाग में कहीं पे नेगेटिविटी है तो उस नेगेटिविटी को हटाओ, पॉजिटिविटी यानी कि चार्ज होके आओ, पॉजिटिव चार्ज लेके आओ और घुस जाओ इस क्लास के अंदर, बिकॉज हम मिलके इस सेशन में आग लगाने वाले हैं। मेरा एक स्टूडेंट था जो मतलब थोड़ा सा बड़ा फनी मिजाज का था, तो अगर मैं उसको कुछ भी पढ़ाता था तो मैं उसको पूछता था तेरे को आया समझ, तो बोलता था हाँ सर। क्या सच में? तो बोलता है सर इजी है। तो अगर आज की ये क्लास आपको भी इजी लगती है तो इजी की ये स्पेलिंग और इजी है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना। इससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भैया मेरे बच्चों को जो है वो जो चीज मैं सिखाने आया था वो लोग सीख चुके हैं। चलिए, पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने बात करी थी 4 स्टैंडर्ड पैराबोलास के बारे में। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ओपनिंग राइट वर्ड्स होता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax ओपनिंग लेफ्ट वर्ड्स होता है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। देखिए यहां पे x के ऊपर पावर 2 है, y के ऊपर पावर 1 है, तो दीज 2 पैराबोलास आर of the same category, x के ऊपर पावर 2, y के ऊपर पावर 1, so these parabolas open upwards or downwards, right? फिर हमने इन सभी के फोकस के बारे में जाना था और मैंने कहा था कि फोकस हमेशा कहां होता है? पैराबोला के मुंह के अंदर होता है। तो यहां पे फोकस होगा, उसके कोऑर्डिनेट a,0। इस केस में यहां पे फोकस होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स -a,0। यहां पे फोकस होगा, ये y एक्सिस के ऊपर है फोकस, तो x कोऑर्डिनेट हैज टू बी 0 और y कोऑर्डिनेट a हो गया, एंड यहां पर फोकस यहां होगा तो दिस थिंग। अच्छा, मैंने आप लोगों को यह भी बताया था दैट a इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ सभी में 4a होता है और ये जो डायरेक्ट्रिक्स होती है ये एक फिक्स्ड लाइन होती है। मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों को याद होगा। तो डायरेक्ट्रिक्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्सिस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। यहां पर ऐसी डायरेक्ट्रिक्स होगी, इन केस यू आर नॉट एबल टू विजुअलाइज दिस तो लेट मी यूज डिफरेंट कलर ओवर हियर। ऐसी डायरेक्ट्रिक्स, यहां पर ऐसी डायरेक्ट्रिक्स, यहां पर ऐसी डायरेक्ट्रिक्स, यहां पर ऐसी डायरेक्ट्रिक्स, और इन सभी की इक्वेशंस आप लोगों को गिवन है। यू गाइस कैन कोरिलेट और आपका एंटायर रिवीजन पिछली क्लास का हो जाता है। उसके बाद हमने शिफ्टेड पैराबोलास के बारे में भी पढ़ा था। मैंने आप लोगों को बताया था कि मान लीजिए लेट से अगर मेरे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का पैराबोला है और इसके अंदर अगर मैं y के जगह y माइनस कांस्टेंट डाल देता हूं, लेट से कांस्टेंट का वैल्यू y माइनस y नॉट डाल दिया अगर, और x के जगह पे अगर मैंने x माइनस कांस्टेंट डाल दिया कुछ, या कहूं x माइनस x नॉट डाल दिया, तो जो पैराबोला मेरे पास बन के आएगा वो क्या हो जाएगा? ये वाली चीज हो जाएगी। और इसी को हम क्या बोलते हैं काके? इसी को हम बोलते हैं शिफ्टेड पैराबोला। तो ये एक पैराबोला हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये कौन सा पैराबोला है? शिफ्टेड पैराबोला है बच्चों, राइट है। चलिए, इसमें मैंने सबसे पहले आप लोगों को कहा था कि वर्टेक्स निकाल लीजिएगा हमेशा। तो वर्टेक्स इस चीज को 0 करवाने पे आया था यानी x नॉट, इस चीज को 0 करवाने पे y कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स आया था यानी y नॉट। तो x नॉट कॉमा y नॉट इज द वर्टेक्स। ओके, दिस पैराबोला इज ऑफ द कैटेगरी कैपिटल y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इस कैटेगरी का था। तो दीज पैराबोलाज ऑलवेज ओपन राइट वर्ड्स, राइट की तरफ खुलते हैं हमेशा, राइट है। तो ये पैराबोला ऐसे खुला। फिर पैराबोला के मुंह के अंदर हमेशा फोकस होता है। वर्टेक्स और फोकस के बीच की दूरी कितनी होती है? हमेशा वर्टेक्स और फोकस के बीच की दूरी
किसी भी पैराबोला में ए के बराबर होती है। किसी भी पैराबोला के केस में वर्टेक्स और फोकस की दूरी किसके बराबर होती है बच्चों? किसके बराबर होती है? ए के बराबर होती है, राइट है। चलिए, तो और एक चीज मैंने बताई थी आप लोगों को कि वर्टेक्स और फोकस हमेशा किसके ऊपर लाए करते हैं? एक्सिस के ऊपर या डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर या लेटस रेक्टम के ऊपर या पैराबोला के ऊपर। क्या बोला मैंने? मैं पूछ रहा हूं आपसे, एक्सिस और वर्टेक्स और फोकस ये हमेशा किसके ऊपर लाए करते हैं? ए ऑप्शन एक्सिस, बी ऑप्शन डायरेक्ट्रिक्स, सी ऑप्शन लेटस रेक्टम, डी ऑप्शन पैराबोला। तो the answer is axis of the parabola. This was the axis of the parabola, right है। और जितना आगे वर्टेक्स से जाने पर फोकस आया है उतना ही पीछे जाने पर डायरेक्ट्रिक्स का और एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है, और ये पॉइंट आ जाता है तो हम डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बड़े आसानी से लिख पाते हैं। और इसी के बेसिस पे मैंने आप लोगों को एक होमवर्क भी दिया था पिछली क्लास के अंदर। तो चलिए क्विकली इस होमवर्क को डिस्कस कर लेते हैं। y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ x-3। सबसे पहले तो मुझे बताइए, अगर मैं y-3 के जगह कैपिटल Y पुट कर दूं और x-3 के जगह कैपिटल X पुट कर दूं, तो ये जो पैराबोला आ रहा है, क्या ये y² इज इक्वल टू 12x, यानी कि क्या ये पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax कैटेगरी जैसा आता है? आप कहोगे हां जी सर, बिल्कुल आता है। एंड वी नो y² इज इक्वल टू 4ax वाले पैराबोलास जो होते हैं वो हमेशा ओपनिंग राइट वर्ड्स होते हैं। सही बात है। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया। दूसरा, अगर मुझे इस पैराबोला का वर्टेक्स लिखना है तो मैंने क्या बताया था? आप इस x वाले टर्म को जीरो करेंगे तो x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स, इसको जीरो करेंगे तो y कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। तो अगर मैं आप लोगों से यहां पर वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स पूछता हूं तो वो कितने आ जाएंगे? 3,3 आ जाएंगे, राइट है। तो मैंने कहा चलिए यार, ये मेरा कार्टेशियन प्लेन, ये मेरा x एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस। यहां पे अगर मैं सबसे पहले 3,3 को प्लॉट कर दूं तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो 3,3 विल कम समवेयर ओवर हियर, एंड आई नो दैट दिस पैराबोला इज ऑफ द कैटेगरी y² इज इक्वल टू 4ax। तो दीज पैराबोलाज ओपन rightwards, yes or no बच्चों? these parabolas do open rightwards, right? चलिए, ये वाला vertex हो गया 3,3। अब if this parabola is opening rightwards तो axis of symmetry will be parallel to x axis or not? और मैंने आप लोगों को बताया था पिछली क्लास के अंदर that, क्या बताया था आप लोगों को? कि भैया अपनी जो वर्टेक्स और फोकस है वो हमेशा किसके ऊपर लाए करते हैं? एक्सिस ऑफ सिमेट्री के ऊपर लाए करते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी आवर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, राइट है एवरीवन? चलिए, अच्छा, अगर मैं यहां से आपका a का वैल्यू पूछूं तो a का वैल्यू वी कैन गेट बाय इक्वेटिंग दिस पर्टिकुलर टर्म विथ 4a। तो a का वैल्यू मेरा 3 आ जाएगा, यानी कि अगर मैं फोकस से 3 यूनिट्स मुंह के अंदर चलूंगा तो मेरा वर्टेक्स से 3 यूनिट्स मुंह के अंदर चलूंगा तो मेरा फोकस आ जाएगा। 3 यूनिट चलो जरा भाई यहां पे। ये चीज मैंने आपको कैसे बताई थी कि अगर आप 3rd फ्लोर पे हो, y कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट्स फ्लोर, और आप तीसरे नंबर के फ्लैट में हो और आपको बोला 3 फ्लैट और आगे चले जाओ, तो ये 3 y कोऑर्डिनेट इज रिप्रेजेंटिंग द 3rd फ्लोर एंड दिस x कोऑर्डिनेट इज रिप्रेजेंटिंग द फ्लैट नंबर। मैंने आपको बोला कि 3 फ्लैट और आगे चले जाओ, तो आप छठे फ्लैट पे पहुंच जाओगे कि नहीं पहुंच जाओगे? इफ आई एम सेइंग यू कि फ्लोर चेंज मत करना। फ्लोर चेंज नहीं होती है जब भी हम हॉरिजॉन्टली इस तरीके से जा रहे होते हैं। अगर फ्लोर चेंज करना है या तो लिफ्ट लेनी पड़ेगी, वर्टिकल मूवमेंट करना पड़ेगा, या सीढ़ी से जाना पड़ेगा, राइट है। तो यहां पे अपना फोकस आ गया 6,3। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स अपने हो गए क्या? 6,3। अच्छा, जितना आगे जाने पे फोकस आया है उतना ही पीछे जाने पर क्या आता है? डायरेक्ट्रिक्स का और एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है। तो 3,3 से अगर मैं 3 यूनिट्स पीछे चले गया तो मेरे को ये पॉइंट मिल जाएगा 0,3, जहां पे कि डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस मीट कर रही होंगी। तो हियर दिस y एक्सिस इज गोइंग टू बी डायरेक्ट्रिक्स, यस और नो सारे के सारे बच्चे? तो डायरेक्ट्रिक्स की मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? x बराबर 0, बिकॉज इस एंटायर लाइन के ऊपर x इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, राइट। चलिए जी, लेटस रेक्टम के बारे में बात करते हैं। लेटस रेक्टम इज पैरेलल टू व्हाट? लेटस रेक्टम इज पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स। मैंने पिछली क्लास के अंदर भी बताया था, आप लोगों को याद है? तो ये हो गया x इक्वल टू 6।
लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ तो 4 इंटू ए होता है, जो कि यहां पर 12 ही है। ओके, एंड पॉइंट ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, तो भैया एक तो ये एंड होगा, एक यहां पे कहीं पे होगा, लेट से, है ना, ये आप मान लीजिए। तो ये 6 कॉमा समथिंग तो होना ही है, बिकॉज वर्टिकल लाइन के ऊपर पासिंग फ्रॉम फोकस, उसके ऊपर लेटेस्ट रेक्टम होता है। और ये पॉइंट अगर मैंने यहां पे डाल दिया तो ये कितना आ जाता है, 6 माइनस 3 इंटू 12, यानी कि 36, 36 प्लस माइनस 6 हो गया। तो ये आ रहा है 9 और माइनस 3 आ रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस एवरीवन, 9 और माइनस 3, यस। तो ये हो गया 6,9, ये हो गया -3। तो दीज आर माई एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। क्या क्या हो गए भैया, 6,9 एंड 6,3। एवरीवन क्लैरिटी है इन पार्ट्स के ऊपर, -3 सॉरी, है ना, -3। यप, चलिए, मैंने आप लोगों को एक नोट भी दिया था, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एनी टर्म्स, these are the following terms, okay, or if you want to draw the graph of a given parabola, then first find the graph will be opening rightwards, leftwards, upwards or downwards। तो वो कैसे पता चलता है, जब इसको हम स्टैंडर्ड पैराबोला के साथ कंपेयर कर लेते हैं, लाइक दिस, राइट। तो दिस इज व्हाट वी हैव डन। चलिए एक और क्वेश्चन इसके ऊपर कर लेते हैं, एंड देन आज का अपना एजेंडा अपन लोग शुरू करेंगे। फॉर द पैराबोला दिस, ओके, तो अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं, मान लीजिए x प्लस 0 से, और y प्लस 3 को रिप्लेस कर दिया अगर मैंने y से, राइट, तो मेरे पास ये जो चीज है ये किसके जैसी दिख रही है सर, ये चीज तो जो है मेरी x² इज इक्वल टू -8y। सर ये तो x के ऊपर पावर 2 है, y के ऊपर पावर 1 है। तो दीज काइंड ऑफ पैराबोलाज डू ओपन किस तरफ, अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, थोड़ा सा फील करेंगे डाउनवर्ड्स, इजंट इट। तो भैया ये मेरा पैराबोला हो गया। पहली बात तो ये इस तरीके का पैराबोला होता था, ये वाला। चलिए खैर इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आप लोगों से बोलता हूं कि वर्टेक्स कितना है। तो x वाले कोऑर्डिनेट को 0 करेंगे तो x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स मिलेगा, यानी 0 मिल गया वो। y कोऑर्डिनेट वाले टर्म को 0 करेंगे तो इस y वाले टर्म को 0 करेंगे तो y कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स मिल जाएगा आपको। तो वो कितना हो गया, इसको 0 करवाने पर -3। मैंने कहा चलो ठीक है, 0, -3 इज माय वर्टेक्स। और मुझे पता है कि यार माय पैराबोला इज ओपनिंग डाउनवर्ड्स, तो माय एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। दिस इज गोइंग टू बी माय एक्सिस ऑफ सिमेट्री, बिकॉज इसके इधर जैसा है वैसा का वैसा इधर भी ग्राफ है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये हो गई। अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये हो गई है तो डायरेक्ट्रिक्स तो यहां कहीं लाई करेगी। दिस इज गोइंग टू बी डायरेक्ट्रिक्स एंड दिस इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर। मैंने कहा हाँ यार सही बात है। अच्छा, फोकस तो हमेशा मुंह के अंदर होता है, तो यहां कहीं फोकस होगा। अगर मैं आप लोगों से यहां पर a का वैल्यू पूछूं तो a का वैल्यू कितना है, मेरे ख्याल से 2 है। सारे के सारे बच्चे 4ay -4ay, तो a का वैल्यू 2 हो गया। तो 2 यूनिट्स नीचे जाने पर मुझे क्या मिल जाएगा, फोकस 0, -3। मतलब आप 0 नंबर वाले फ्लैट में हो और -3 वाले फ्लोर पे हो, आपको कह रहा है 2 फ्लोर और नीचे चले जाओ। वर्टिकल मूवमेंट यानी लिफ्ट के अंदर 2 फ्लोर और नीचे चले जाओ, तो कहां पहुंच जाओगे आप बेटे, 0, -5 पे। यही आपका फोकस हो गया। ओके, 2 यूनिट ऊपर चले जाते तो एंड ये आ जाता मीटिंग पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस, ये हो जाता 0, -1। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाती है, सो डायरेक्ट्रिक्स इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, सो इट हैज टू बी y इज इक्वल टू कांस्टेंट, और y इस लाइन के ऊपर एक बार अगर -1 हो रहा है तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y इज इक्वल टू -1 हो जाती। लेटेस्ट रेक्टम यहां पे आती, तो सिमिलरली लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन बताना बच्चों मुझे। लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन बताओ मुझे। लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन, सर इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज गोइंग टू बी y इज इक्वल टू -5। राइट है एवरीवन, y इज इक्वल टू -5 आपका लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा। और अगर आपको एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम भी चाहिए तो आप क्या कर दोगे यार, यहां पे -5 तो आना ही है y कोऑर्डिनेट, तो फिर y इस इक्वेशन में y के जगह -5 डाल दीजिएगा तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो y के जगह -5 डालेंगे तो ये -2 और ये -8 यानी 16, तो x का वैल्यू 4 और -4 मिलता है। तो दिस इज गोइंग टू बी -4 एंड दिस इज गोइंग टू बी 4। तो आई थिंक नाउ योर क्रॉस क्वेश्चन इज डन।
फोकस हमारा हो गया 0,-5, डायरेक्ट्रिक्स हमारी हो गई y इज इक्वल टू -1, लेटेस्ट रेक्टम हमारी हो गई कितनी, लेटेस्ट रेक्टम हमारी हो गई कि इक्वेशन हमारी हो गई y इज इक्वल टू -5 एंड लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम तो हमारी 4 इंटू ए हमें पता ही है एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 8 ओवर हियर। और एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम भी हमारे जो है वो आ गए हैं। इतनी क्लैरिटी होती है सारे के सारे बच्चों को किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं हो रही है ना यार? मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। तो इससे आपके एनसीईआरटी के तो सारे के सारे सवाल आपके खत्म हो चुके हैं। तो चलिए क्यों ना हम जेई के लिए एक अच्छा क्वेश्चन करें जिससे कि हमारा दिमाग थोड़ा और कॉन्सेप्ट्स को डाइजेस्ट करेगा। क्या कहती है बच्चा पार्टी, है ना? यस, थोड़ा दिमाग लगाने वाला कॉन्सेप्ट करते हैं हम लोग, क्वेश्चन करते हैं। यहां पर ध्यान से देखिएगा, अगर हमें बोला हुआ है कि 2,3 एंड 2,1 ये एंड पॉइंट्स हैं लेटेस्ट रेक्टम ऑफ अ पैराबोला के, तो आप उस पैराबोला की इक्वेशन निकालिए। क्या बोला हुआ है आपको? 2,1 एंड 2,3 दीज आर दी एंड पॉइंट्स ऑफ दी लेटेस्ट रेक्टम। तो आपको क्या करना है? पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है। तो मैंने कहा है 2,1 कार्टेशियन प्लेन के अंदर कहां आता है सर? अगर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये 1 हो गया, यानी 2,1 इज गोइंग टू बी दिस पर्टिकुलर पॉइंट and 2,3 is going to be this particular point। ये पॉइंट हमारा हो गया 2,1, लेट से इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं। A के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 2,1 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 2,3। अच्छा, तो ये हमारी लेटेस्ट रेक्टम है। A और B को ज्वाइन करने वाली हमारी क्या है? लेटेस्ट रेक्टम है। हमने कहा ठीक है। अगर लेटेस्ट रेक्टम बेटा देखा जाए यहां पर, तो लेटेस्ट रेक्टम जो है, डोंट यू थिंक कि वो y एक्सिस के पैरेलल है? यस और नो? हियर लेटेस्ट रेक्टम AB इज पैरेलल टू y एक्सिस। मैंने कहा हाँ यार, अगर आपकी लेटेस्ट रेक्टम पैरेलल टू y एक्सिस है तो डायरेक्ट्रिक्स भी पैरेलल टू y एक्सिस होगी। डायरेक्ट्रिक्स विल आल्सो बी पैरेलल टू y एक्सिस, बिकॉज लेटेस्ट रेक्टम और डायरेक्ट्रिक्स हमेशा पैरेलल होती है। विल आल्सो बी पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, अगर डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू y एक्सिस है तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट एक्सिस ऑफ सिमेट्री? एक्सिस ऑफ सिमेट्री विल बी पैरेलल टू व्हाट? हाँ, 90 डिग्री एंगल होता है सर एक्सिस के बीच में और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में हमेशा। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री विल बी परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, मींस परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स मींस it will be parallel to x axis। यस, इतना समझ में आता है। और अगर आपकी डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज पैरेलल टू x एक्सिस अगर है, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड कि या तो आपका पैराबोला इस फॉर्म का आता है या आपका पैराबोला जो होता है वो इस फॉर्म का आता है। या यस और नो? या तो कहूं ओपनिंग राइटवर्ड्स या कहूं ओपनिंग लेफ्टवर्ड्स। इतनी बात क्लियर होती है आप लोगों को सारे के सारे बच्चे? सोचो जरा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, है ना? मैं चाहता हूं थोड़ा सा दिमाग खुले अपना यहां पर, इसीलिए आई वॉन्ट यू गाइज टू थिंक अ बिट ऑन दिस। क्या बोल रहा है? सबसे पहले तो मेरी लेटेस्ट रेक्टम जो है वो पैरेलल टू y एक्सिस है, तो डायरेक्ट्रिक्स भी पैरेलल टू y एक्सिस होगी। अगर डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू y एक्सिस है तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री x एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए, बिकॉज डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अच्छा, तो
अगर मेरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मींस मेरा पैराबोला या तो ये हो सकता है या वो वाला हो सकता है। दैट इज या तो मेरा पैराबोला ओपनिंग राइटवर्ड्स हो सकता है या फिर मेरा पैराबोला जो है वो ओपनिंग लेफ्टवर्ड्स हो सकता है। अब मैंने कहा यार क्या हो सकता है, देखे जरा। अगर ये मेरी लेटस रेक्टम है बच्चों, तो इधर दिस कैन बी माई पैराबोला और दिस कैन ऑल्सो बी माई पैराबोला लाइक दिस। हाँ या ना, सोचेंगे जरा सारे के सारे बच्चे। दोनों पैराबोलाज जो अभी मैंने ड्रॉ किए, डोंट यू थिंक दैट बोथ दी पैराबोलाज आर पॉसिबल ओवर हियर? अच्छा, टेल मी वन थिंग, what is the midpoint of end points of latus rectum? midpoint of end points of the latus rectum कितना होगा? सर वो तो फोकस होता है, isn't it? Can you guys correlate this in your mind कि midpoint of end points of latus rectum, मतलब लेटस रेक्टम के जो एंड पॉइंट हैं उनका जो मिड पॉइंट होता है इज फोकस, यस और नो? तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि मेरे फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो कैन यू गाइस टेल मी कि सर हमारे जो फोकस के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इनका मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देते हैं 2 + 2/2 कॉमा 1 + 3/2, बोले तो 2, 2 हो जाएगा सर हमारा फोकस, यस और नो एवरीवन? ठीक है जी, हमारा फोकस क्लियर हो गया। हमारा लेटस रेक्टम का लेंथ भी हमें पता है, क्योंकि अगर ए और बी के बीच में दूरी हमें पता है, डिस्टेंस, ए और बी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो जरा। तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस लगाओगे फॉर्मूला अगर, तो ये ऐसा आएगा। तो इनके बीच में डिस्टेंस कितनी आ रही है सर? 2 आ रही है। एंड वी नो द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज व्हाट? इट इज इक्वल टू 4a। तो क्या मेरा 4a का वैल्यू जो है वो 2 के इक्वल है? और अगर 4a का वैल्यू 2 के इक्वल है तो a का वैल्यू 1/2 के इक्वल होगा कि नहीं सारे के सारे बच्चों? a का वैल्यू आ गया। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर मैं फोकस से a यूनिट्स जाऊं तो एक डायरेक्शन में मेरे को जो है वो वर्टेक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सारे के सारे बच्चे सोचेंगे जरा। अगर मान लीजिए कि मेरा पैराबोला ऐसे ओपनड है, फोकस के कोऑर्डिनेट्स मेरे आ चुके हैं 2,2, तो इस तरफ जाने पर मेरे को ए यूनिट्स, इस तरफ जाने पर मुझे वर्टेक्स मिलेगा कि नहीं? सारे के सारे बच्चे बताएंगे। मैं थोड़ा सा इस ए और बी के बीच में दूरी थोड़ी सी ज्यादा ले रहा हूं सो दैट डायग्राम कैन लुक गुड। बट आप मुझे बताइए कि मैंने जो अभी अभी बात बोली, आर यू एबल टू डाइजेस्ट दैट और नॉट? कि भैया बी पॉइंट अगर ये है, ए पॉइंट अगर ये है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट इज गोइंग टू बी माय फोकस, पहली बात। तो दोनों का मिड पॉइंट इज दिस फोकस। अब या तो मेरा पैराबोला कैन ओपन लाइक दिस, इफ माई पैराबोला इज ओपनिंग लाइक दिस, तो मेरे को एक चीज तो पता ही है यार, दिस इज गोइंग टू बी माई एक्सिस ऑफ सिमेट्री पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, दिस इज वन पॉसिबिलिटी। तो अगर मैं यहां पर आप लोगों से इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पूछूंगा, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आप क्या बता दोगे? सर फोकस से ए यूनिट्स पीछे चले जाओ। अब फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे 2,2, तो उससे ए यूनिट्स यानी कि कितना 1/2 यूनिट्स अगर मैं पीछे चले जाता हूं तो मेरे को वर्टेक्स मिल जाएगा। तो मेरे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे सर? 2 - 1/2 कॉमा 2, ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे मेरे वर्टेक्स के? तो क्या ये ऐसे हो जाएंगे 3/2, 2। बेसिकली अगर मैं वर्टेक्स से ए यूनिट्स मुंह के अंदर जाऊं तो मेरा फोकस आता है, राइट है कि नहीं है? तो मैं एक पैराबोला की इक्वेशन तो अब लिख सकता हूं। ओपनिंग राइटवर्ड होगा, वर्टेक्स इसका 3,2 है, तो क्या मेरा पैराबोला ऐसा लिखा जाएगा क्या बच्चों?
सोचेंगे सारे के सारे बच्चे, और ये वाला वैल्यू तो मेरे पास 2 आया है, दैट इज मेरा एक पैराबोला ऐसा लिखा जाएगा। क्या सोचेंगे जरा, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट अगर आपके पास आ जाएं और ए का वैल्यू अगर आपके पास हो तो मुझे नहीं लगता है कि पैराबोला की इक्वेशन लिखना थोड़ा कोई भी मुश्किल काम है। फर्स्ट ये एक तो ये पैराबोला हो सकता है सर, लेकिन पैराबोला तो यहां पर लेफ्ट तरफ भी खुल सकता था। यस डेफिनेटली खुल सकता था, बिकॉज ए बी लेटेस्ट रेक्टम है, तो माय पैराबोला कुड हैव बीन लाइक दिस एज वेल। मेरा जो पैराबोला है वो ऐसा भी तो खुल सकता था लेफ्ट की तरफ। सोचो जरा सारे के सारे बच्चे, आर यू एबल टू फॉर्म कनेक्शन ओवर हियर कि यार मेरा पैराबोला तो हाँ सर ऐसा भी हो सकता था। इफ माय पैराबोला इज लाइक दिस, तो इन दैट केस दिस इज गोइंग टू बी द वर्टेक्स। और इसके कोऑर्डिनेट्स के बारे में मैं बात करूं तो फोकस अगर मेरा ये है, अगर मेरा फोकस ये है, तो मेरे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 2,2 को मुझे ए यूनिट्स और आगे लेके जाना पड़ेगा, यानी ये 2 + 1/2,2 या कहूं 5/2,2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सारे के सारे बच्चे। तो ये जो सेकंड पैराबोला मेरा पॉसिबल है उसका मेरे पास वर्टेक्स आ गया है और वो ओपनिंग लेफ्टवर्ड्स है, तो y² = -4ax फॉर्म का होगा। तो इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या बच्चों, सोचेंगे जरा, क्योंकि इस टर्म को 0 करवाएंगे तो x कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, इसको 0 करवाएंगे तो y कोऑर्डिनेट, सॉरी x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स, इसको 0 करवाएंगे तो y कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। और आप लोगों को 4a का जो वैल्यू है वो तो पता ही था, दैट इज इक्वल टू 2, तो आपका पैराबोला जो है इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। तो इन दिस केस यू गोना गेट 2 पैराबोलाज, और दोनों की इक्वेशन जो है वो यहां पर आपके सामने लिखी हुई है। ये थोड़ा सा मैंने रेड कलर इसीलिए यूज किया है बिकॉज आई वांटेड टू शो इट इन द ग्राफ कि यार हाँ ये वाला पैराबोला है तो उसकी इक्वेशन ऐसी है। अगर आपको नहीं दिख रही है थोड़ी बहुत, अगर इन केस नहीं दिख रही है तो मैं रीड कर देता हूं। पहली बात, नोट्स के अंदर आपको अच्छे से दिखाई देगी, ठीक है। तो मैं रीड कर देता हूं पैराबोला की ये रेड वाली इक्वेशन, y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 × x - 5/2, राइट एवरीवन। तो अगर आपको कभी भी एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ही दिए जाए और आपको पैराबोला की इक्वेशन पूछी जाए तो यू शुड क्लब ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स इन योर माइंड। क्या डायरेक्ट्रिक्स अगर मेरी एक्सिस, सॉरी लेटेस्ट रेक्टम अगर मेरी पैरेलल टू y एक्सिस है तो डायरेक्ट्रिक्स भी पैरेलल टू y एक्सिस होगी। डायरेक्ट्रिक्स अगर पैरेलल टू y एक्सिस है तो एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस होगी। अगर एक्सिस इज पैरेलल टू x एक्सिस तो माय पैराबोला कैन बी ऑफ द कैटेगरी y² = 4ax और y² = -4ax। दैट इज द पैराबोला विल बी ओपनिंग ईदर राइटवर्ड्स और लेफ्टवर्ड्स। पहली बात, द मिड पॉइंट ऑफ the end points of the latest rectum is nothing but focus only, because symmetric axis के about थोड़ा सा दिमाग घुमाइए तो ये point should be clear to you guys, and then I think through geometry you guys can write down both of these equations comfortably. Yes everyone, if you want to take a screenshot you guys can take it over here. I'm moving towards the next question. I hope this question has given you some clarity in your concepts, right? Chaliye, moving towards the next topic for the day, and that is parametric equation for standard parabolas. अब ये पैरामेट्रिक इक्वेशन होती क्या है, देखिए पैरामेट्रिक के नाम में एक चीज आ रही है पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर है ना। अब पैरामीटर देखिए हम क्या करते हैं कि कई बारी, जैसे मान लीजिए कि आप कल को एंटरप्रेन्योर बन गए, कुछ अपना बिजनेस कर रहे हैं। अब आपका जो बिजनेस है वो अनेकों चीजों से इफेक्ट होता होगा, है ना, अनेकों चीजों से। हो सकता है आपके रॉ मटेरियल पे डिपेंड करता हो सकता है आपका कस्टमर किस एरिया के अंदर है उसके ऊपर डिपेंड करता हो। तो कई बारी वी वांट टू एनालाइज सर्टेन थिंग्स जो कि कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर सकती है। तो हम क्या करते हैं कि बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हैं और एक फैक्टर के रेस्पेक्ट में हम जिस चीज को एनालाइज कर रहे हैं उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको जानते हैं। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूं, है ना, एक एग्जांपल दूं पैरामीटर का, कि पैरामीटर को आप ऐसा समझ सकते हो, बहुत ही आसान सी बात है
ठीक है, पैरामीटर को आप ऐसे समझ सकते हो, एक सर्टेन काइंड ऑफ अ वेरिएबल है, एक सर्टेन काइंड ऑफ अ वेरिएबल है जिसको अगर मैं चेंज करता हूं स्पेसिफिकली तो मेरी ओवरऑल इक्वेशन के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ता है। मैं ज़्यादा इसके अंदर जाना नहीं चाह रहा हूँ बिकॉज आई डोंट नो आप लोगों को किस तरीके की क्लैरिटी है, बिकॉज ये टॉपिक मैंने आपको पहले नहीं पढ़ाए हुए, स्ट्रेट लाइंस और सर्कल्स, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे किस तरीके से आप लोगों को कन्वे करूँ, तो इसीलिए आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डेप्थ कि आप लोग जो टीचर से पहले पढ़ के आए हो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओ, इसीलिए मैं इसके अंदर ज़्यादा नहीं जा रहा। हम अज्यूमिंग कि आप लोगों को पैरामीटर का मतलब ज़रूर आपके टीचर्स ने बताया होगा, ठीक है, यस। तो अगर नहीं आता तो मुझे बता देना, मैं भी समझ जाऊंगा कि आपको किस तरीके से पढ़ाया था, तो फिर मैं आपको उसके अनुकूल ही एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, राइट। तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ये बात मुझे बता देना। चलिए अब समझिए जरा, अगर ये मेरा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला लेट से मुझे गिवन है, तो माय पैराबोला विल बी लुकिंग समथिंग लाइक दिस। हाँ जी सर, अपना पैराबोला जो है वो अपने को इस तरीके से दिखेगा। अब इस पैराबोला के ऊपर कितने सारे पॉइंट्स होंगे? सर इस पैराबोला के ऊपर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, ऑल दीज आर द पॉइंट्स लाइंग ऑन द पैराबोला। अब नाउ अगर मैं बोलूं आपको कि यार अज्यूम एनी वन पॉइंट ऑन द पैराबोला, मैं आपको बोलूं कि अज्यूम एनी वन पॉइंट ऑन द पैराबोला, इस पैराबोला के ऊपर आप कोई भी पॉइंट एक अज्यूम करिए, तो यूजुअली हमारे दिमाग में क्या आता है कि सर हम x1, y1 नाम का एक पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं, x1, y1 नाम का एक पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं पैराबोला के ऊपर। अब ये पैराबोला के ऊपर अगर है तो ये पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, बिकॉज ये पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है ना। लेकिन आप एक चीज समझिए कि यहां पे अगर ये पॉइंट पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है तो दो चीजें आई, x1 और y1, है ना। तो दो चीजें आई है, x1 और y1। अब यार ये थोड़ा सा ना बड़ा औखा काम है, बिकॉज देखिए मैथमेटिक्स के अंदर इक्वेशंस को सॉल्व करना एक चैलेंजिंग काम हो जाता है अगर वेरिएबल्स थोड़े से ज्यादा होते हैं प्रॉब्लम के अंदर। तो मैथमेटिक्स में दिमाग लगाने वाले लोगों ने क्या कहा कि यार चाहूं तो इस पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट x1, y1 करके अज्यूम कर लूं, लेकिन आई शुड यूज माई ब्रेन अ बिट। तो मेरे ये जो दो चीजें हैं x1 और y1, ये दो चीजों के बजाय मेरे पास एक ही चीज होगी जो कि मुझे हो सकता है क्वेश्चन के अंदर इवैल्यूएट करनी पड़े। जैसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं जरा देखो, अगर मैं x का वैल्यू a² ले लेता हूं यहां पर इस पैराबोला के लिए, अगर मैं x का वैल्यू a² ले लेता हूं तो मेरे पास y² का जो वैल्यू है वो क्या आ जाता है, ऐसा कुछ। तो y का वैल्यू मेरे पास अकॉर्डिंगली 280 और -280 आता है कि नहीं आता है, जरा मुझे बताइएगा। अगर मैं पैराबोला के ऊपर x कोऑर्डिनेट 80² कंसिडर करूं तो उसके अनुकूल मेरे पास y का वैल्यू 280 आता है कि नहीं आता है? हाँ जी सर, अभी करके देखा, आता है। अब समझो जरा, हियर दिस इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, ठीक है, ऑन द पैराबोला। x कोऑर्डिनेट है किसी भी पॉइंट का जो कि पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है, एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट ऑन द पैराबोला। वो वाला पॉइंट जिसका कि x कोऑर्डिनेट लिखा था उसी का y कोऑर्डिनेट लिखा है ऑफ दैट पॉइंट ऑन द पैराबोला। अब समझो जरा, क्योंकि ये पॉइंट पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ या ना। आप x के जगह 80² अगर यहां पे डालेंगे और y के जगह अगर 280 डालेंगे तो दिस इक्वेशन इज गेटिंग सेटिस्फाइड और नॉट? सर हाँ, x के जगह 80², y के जगह 280 डालेंगे तो दिस इक्वेशन इज गेटिंग सेटिस्फाइड। तो नो मैटर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, नो मैटर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, no matter what is the value of t, मतलब t की वैल्यू कुछ भी हो, 80² 280
will always satisfy y square is equal to 4ax, yes और नो? हाँ सर, t की कोई भी वैल्यू हो 80 स्क्वायर कॉमा 280 तो इसको हमेशा ही सेटिस्फाई कर रहा है, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल आ रही है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि यहां पर a तो कांस्टेंट होता है, हमें पता ही है। t एक ही वेरिएबल है, देखो यहां पे ठीक है t स्क्वायर, अगर t का वैल्यू आ गया तो ये टर्म आ ही जाएगा, ये वाला टर्म भी आ जाएगा। तो एक ही वेरिएबल हुआ ना इफेक्टिवली। पहले हम देख रहे थे जब x1 कॉमा y1 तो हमको दो चीजें अज्यूम करनी पड़ रही थी। जब अगर मान लीजिए मैंने बोला कि पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट अज्यूम कर ले, तो हमने x1 कॉमा y1 किया एक बारी, और एक बारी अगर हम इसको ऐसा करें 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो आपको नहीं लगता है कि x1 और y1 यहां दो चीजें हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि यहां पर हम केवल t से ही काम चला ले रहे हैं। अगर t अज्यूम कर लिया तो ये दोनों की दोनों चीजें हमारे पास आ ही गई है, यस और नो। और वैसे भी यार देखो, दिस इज अ पॉइंट ऑन द पैराबोला, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा और ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हम बोल सकते हैं y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax1 होगा। तो एक रिलेशन हमारे पास ये बाय डिफॉल्ट होता ही है, लेकिन हम इतनी कॉम्प्लिकेटेडनेस के अंदर नहीं जाना चाहते, इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि 80 स्क्वायर कॉमा 280 कैन बी अज्यूम्ड एज एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। कहने का मतलब है कि अगर मैं इस पैराबोला की इक्वेशन को दूसरे फॉर्म में लिखना चाहूं, इन पैरामेट्रिक फॉर्म, समझना जरा, इन पैरामेट्रिक फॉर्म द सेम इक्वेशन, इन पैरामेट्रिक फॉर्म सेम इक्वेशन कैन बी रिटन एज x का वैल्यू इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y का वैल्यू इज इक्वल टू 280। इन दोनों इक्वेशन में से अगर आप पैरामीटर को एलिमिनेट करोगे, जैसे मान लो यहां से आपने t का वैल्यू निकाल लिया y अपॉन 2a और यहां पर पुट कर दिया, t के जगह पर y अपॉन 2a पुट कर दिया, तो देखो यही इक्वेशन आता है कि नहीं आता है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर हमें या तो पैराबोला की इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, या हम पैराबोला की इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280, यहां से t का वैल्यू निकालो, यहां पुट कर दो, तो यही इक्वेशन बन जाती है। और ऐसा भी बोल रहा हूं मैं कि अगर इस पैराबोला के ऊपर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के ऊपर अगर मुझे कभी भी कोई भी पॉइंट अज्यूम करना हुआ, तो आई विल अज्यूम दैट पॉइंट एज 80 स्क्वायर कॉमा 280, बिकॉज यहां पर एक ही चीज t हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसे हम अज्यूम करेंगे तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बिकॉज यहां पर हम दो चीजें अज्यूम कर रहे हैं, x1 और y1। ठीक है, थोड़ी सी और चीजें जब क्वेश्चन बताऊंगा तो क्लियर होंगी। तो यहां पर और चीजें देख लीजिए आप लोग तब तक सारे के सारे बच्चे, कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाले पैराबोला के लिए तो 80 स्क्वायर कॉमा 280, एनी पॉइंट ऑन दिस पैराबोला कैन बी टेकन लाइक दिस। सिमिलरली any point on this particular parabola y square is equal to minus 4ax can be taken like this। देखो जरा सारे के सारे बच्चे, this is 280, x की जगह माइनस 80 स्क्वायर डालोगे और y के जगह अगर 280 डालोगे तो दिस इक्वेशन इज गेटिंग सेटिस्फाइड और नॉट। सिमिलरली इस वाली के अंदर देखिए जरा, अगर आपको कोई पॉइंट अज्यूम करना है तो आप 280 कॉमा 80 स्क्वायर, देखिए इस बार x के जगह 280 है और y के जगह 80 स्क्वायर है। सोचिए अगर आप यहां से यहां जाना चाहते हैं तो आप क्या करिए, देखिए अगर आप फर्स्ट इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो x की जगह y डाल दीजिए, y के जगह x डाल दीजिए। देखिए y के जगह x डाला और x के जगह y डाला तो इक्वेशन ऐसी आ गई। तो सिमिलरली यहां पर भी देखिए ये y कोऑर्डिनेट था, अभी x में आ गया, ये x कोऑर्डिनेट था, अब ये y में आ गया। समझ में आ रही है बात सारे के सारे बच्चों को। और सिमिलरली यू कैन डू दिस फोर्थ वन एज वेल, कि अगर आपको इस पैराबोला के ऊपर कभी भी कोई पॉइंट लेना पड़े तो यू गाइस कैन टेक इट एज 280 माइनस कॉमा माइनस 80 स्क्वायर। यस, कैन यू गाइस कोरिलेट विद दिस? मुझे नहीं लगता है कि यार इनको याद करने की अपन लोगों को जरूरत है, ये कॉमन सेंस के थ्रू ही आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। राइट, एवरीवन क्लियर है? चलिए, तो इन चीजों को यूज कब करते हैं? जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, यूज पैरामेट्रिक इक्वेशन व्हेनेवर यू नीड टू अज्यूम, व्हेनेवर आपको जरूरत पड़ती है कि आप एक पॉइंट अज्यूम करो पैराबोला के ऊपर, तब हम इस पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स या कहूं पैरामेट्रिक फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम
इंटरचेंज कर देते हैं x और y को, तो हम पैराबोला 1 से पैराबोला 3 में आ जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे भी देखिए इन दोनों चीज़ों को फ्लिप कर दो तो ये थर्ड वाले के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। और सिमिलरली अगर x और y को इंटरचेंज कर दे पैराबोला 2 के अंदर तो फोर्थ इक्वेशन आ जाती है, तो इनके भी इंटरचेंज करने पर पैरामेट्रिक इक्वेशन वाले कोऑर्डिनेट्स भी आ जाते हैं। तो अगर एक समझ में आ गया तो मेरे ख्याल से बाकी तो सारे का सारा यूं ही हो जाएगा। चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमें पता है कि यार ये पैराबोला किस फॉर्म का है सर, ये पैराबोला हमारा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax फॉर्म का है। और इस पैराबोला के लिए अगर मैं बात करूं तो मेरे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x बराबर होता है at स्क्वायर और y बराबर होता है 2at। हाँ या ना सारे के सारे बच्चे? तो अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पर लिखने जाऊं तो a का वैल्यू तो मुझे साफ दिख रहा है 4 है, तो 4t स्क्वायर, और y का वैल्यू अगर मैं देखने जाऊं तो y का वैल्यू मेरा कितना हो गया, 2 इंटू 4 इंटू टी बोले तो 8t हो गया। तो दिस इज माय पैरामेट्रिक फॉर्म, at स्क्वायर कॉमा 2at होता है इस केस में। अच्छा सेकंड वाले केस में क्या होता है जरा मुझे बोलो सर, ये तो y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax कैटेगरी का है। तो यहां पे मेरे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x बराबर -at स्क्वायर और y बराबर 2at। बिना याद किए आप लिंक कर पा रहे हो इन चीज़ों को? तो यहाँ पे अगर मैं x का वैल्यू पूछता हूँ तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है मेरा, 4a का वैल्यू 8 है, तो a का वैल्यू 2 हो गया, तो ये हो गया -2t स्क्वायर, और ये कितना हो गया बेटा 4t। तो दिस इज गोइंग टू बी माई पैरामेट्रिक इक्वेशन इन द सेकेंड केस। तीसरे वाले में चलते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाली कैटेगरी है ये, ठीक है सर। तो यहां पर मेरे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं सर, x की वैल्यू होती है 2at और y की वैल्यू कितनी होती है बोलो जरा, याद करने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस लगाओगे समझ में आने लगेगा। सर x की जगह पे हम पुट कर सकते हैं, a का वैल्यू हमारा 3 है सर, तो ये 60, और y के जगह पर हमारा क्या आ जाएगा 3 इंटू टी स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा एवरीवन। चलिए फोर्थ केस के अंदर चलते हैं। अगर मैं आप लोगों से ऐसी चीज पूछता हूं तो सर ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay इस कैटेगरी का है, तो सर a का वैल्यू जो है वो हमारा कितना आ रहा है 6/4, तो x का वैल्यू हमारा क्या होता है बेटा सर, ये तो 2at ही होता है, लेकिन y का वैल्यू -at स्क्वायर होता है, हाँ या ना। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, x का वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू 6/4 इंटू टी, कहें तो कितना 3t, और y का वैल्यू कितना आ जाता है बेटा, y का वैल्यू सर हमारा आ जाता है -at स्क्वायर, यानी -6/4t स्क्वायर बोले तो -3/2t स्क्वायर। राइट एवरीवन, किसी को कोई तकलीफ? तो ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स अपन इन चारों पैराबोला के लिए बड़े कंफर्टेबली लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। देखिए सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई किया कि हमारा पैराबोला कौन सा है। अगर ये पैराबोला है तो इसके लिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स आर रिटन लाइक दिस, ये पैराबोला है तो इसके लिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स आर रिटन लाइक दिस, इसके लिए ऐसे, इसके लिए ऐसे। लेट मी राइट डाउन द वैल्यू ऑफ a एज वेल। यहाँ पे a का वैल्यू 4 है, यहाँ पे a का वैल्यू जो है वो 2 है, यहाँ पे a का वैल्यू जो है वो 3 है, और यहाँ पे a का वैल्यू जो है वो 6/4 दैट इज इक्वल टू 3/2 है। क्लैरिटी आ गई सारे के सारे बच्चों को हाउ टू राइट डाउन द पैरामेट्रिक इक्वेशंस? वी विल राइट डाउन द पैरामेट्रिक इक्वेशंस लाइक दिस। क्लियर एवरीवन, किसी को कोई तकलीफ किसी भी प्रकार की? अगेन बोल रहा हूं कि इन पैरामेट्रिक इक्वेशंस का मतलब क्या है, अगर x का ये वैल्यू हो और y का ये वैल्यू हो, तो देखो x का वैल्यू अगर 4t स्क्वायर और y का वैल्यू अगर 8t हो, तो मैं यहां से t का वैल्यू निकालूं y/8 और उसको अगर मैं यहां पुट कर दूं तो क्या मेरे पास यही की यही इक्वेशन बन जाती है क्या? देखो जरा, अगर मैं t का वैल्यू इससे निकाला तो y/8 आया, इसको यहां पे डाल दिया t के जगह पे, तो यही की यही इक्वेशन आती है कि नहीं आती है? देखेंगे सारे के सारे बच्चे। यस आती है। दैट्स इट, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर है सारे के सारे बच्चों को? चलिए बेटा बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं ना, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में सीखते हैं। चलिए क्वेश्चन ही करते हैं बहुत धमाकेदार वाला। आपको बोला हुआ है कि वो एक वर्टेक्स है किसी पैराबोला का, और Q उस पैराबोला के ऊपर कोई भी एक पॉइंट है, एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। अच्छा पैराबोला है आपका x² इज इक्वल टू 8y,
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y वाला पैराबोला विल बी ओपनिंग अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्टवर्ड, डाउन, राइटवर्ड्स, किधर, अपवर्ड सर. सो आवर पैराबोला will be opening upwards like this. X square is equal to 8y. ठीक है. If the point P, okay, आपको बोल रहा है O be the vertex. इस पैराबोला का वर्टेक्स कितना होता है सर? 0,0 होता है. मैंने कहा ठीक है. एंड Q is any point on the parabola. तो मैंने कहा यार Q इस पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट है, तो मैंने कहा यार ये आपका Q पॉइंट हो गया. If the point P divides the line segment joining OQ, एक लाइन सेगमेंट OQ बनाता हूं, O और Q को ज्वाइन करने वाला, तो एक P पॉइंट है जो कि OQ को 1:3 के अंदर इंटरनली काटता है. तो अगर ये P पॉइंट है तो ये बोलना चाह रहा है कि OP अपॉन OQ, सॉरी PQ, P पॉइंट अगर OQ को इंटरनली काट रहा है तो बेटा OP अपॉन PQ कितना होगा? सोचो जरा सर. OP अपॉन PQ जो है वो 1:2 हो जाएगा. मैंने कहा हाँ यार ठीक है. तो आप लोगों से पूछ रहा है P का लोकस बताइए. लोकस आई एम अज्यूमिंग आप लोगों ने स्ट्रेट लाइंस के अंदर आप लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ाया गया होगा, राइट? यस. तो देखना जरा, सबसे पहले तो अगर मेरे पास, देखिए P का लोकस निकालना है, तो जिसका भी लोकस निकालना होता है हम उसे क्या बोल देते हैं? H, K बोल देते हैं. तो हमने थोड़ी देर के लिए P को क्या बोल दिया? H, K बोल दिया. अच्छा, Q is given to me any point on the parabola. तो क्या मैंने बोला था आप लोगों को, जब भी हमें कोई भी पॉइंट पैराबोला के ऊपर अज्यूम करना होता है तो हम पैरामेट्रिक फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. तो यहां पे अगर मैं Q को अज्यूम करना चाहूं तो क्या करूंगा सर? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y वाला पैराबोला है. तो यहां पे मेरा जो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाले पैराबोला के लिए हमने बात करी थी सर कि x अगर 280 हो गया तो y जो है वो 80 स्क्वायर होना चाहिए. यही पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स थे वहां पर. तो मैंने कहा यार a का वैल्यू तो मेरा 2 है, देख लो जरा 4ay, तो a का वैल्यू 2 है. a का वैल्यू अगर 2 हो गया तो ये हो गया 2 इंटू 2t यानी 4t, कॉमा y का वैल्यू हो गया 8t स्क्वायर यानी 2t स्क्वायर. तो इफ यू वांट टू अज्यूम एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला तो आपको कौन सा चीज याद आ जाना चाहिए? पैरामेट्रिक फॉर्म या पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स याद आ जाना चाहिए. अब आपके पास O के कोऑर्डिनेट्स हैं, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं. कैन यू अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला टू राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P? टू राइट डाउन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, यूज सेक्शन फॉर्मूला. तो मैंने कहा यार ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं. अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाना जानता हूं तो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P? सर H जो होगा वो होगा 1 इंटू 4t प्लस 2 इंटू 0 अपॉन 1 प्लस 2. याद है आपको सेक्शन फॉर्मूला स्ट्रेट लाइंस के अंदर पढ़ाया गया होगा. और अगर मैं ये K का वैल्यू पूछूं तो वो कितना हो जाएगा? 1 इंटू 2t स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 अपॉन 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3. चलिए ये आता है. यहां पे अगर मैं फर्दर सिंप्लीफिकेशन करता हूं तो मेरा H का वैल्यू कितना आता है? सर ये आता है 4t अपॉन 3. मैंने कहा ठीक है. यहां पे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो K का वैल्यू कितना आता है? सर ये आता है 2t स्क्वायर बाई 3. मैंने कहा लुक एट दिस पर्टिकुलर थिंग्स, लुक एट दीज पर्टिकुलर थिंग्स. कैन वी एलिमिनेट t? कैन वी एलिमिनेट t to get equation in H and K only? Can we eliminate t to get equation in H and K only? हाँ जी सर बिल्कुल. तो H और K के अंदर जो इक्वेशन आएगी उसे ही तो हम कहेंगे हमारा लोकस है. तो मैंने कहा यार इसके लिए यहां से t का वैल्यू निकाला तो वो आया 3h/4 and now put it in K.
या इसको मैं स्टार बोल देता हूं थोड़ी देर के लिए, पुट इट इन स्टार। जैसे स्टार में पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स टी स्क्वायर यानी 3h/4 का होल स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन आई है, दिस इक्वेशन इज सोलली कमिंग इन टर्म्स ऑफ h एंड k, तो दिस इज गोइंग टू बी माय इक्वेशन ऑफ लोकस। तो लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर किड्स, लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर कि ये जो इक्वेशन है मेरा k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 16 तो ये 8 तो आ ही जाएगा, तो ये आ जाएगा 3h²/8। यस, 4 4 16, ये 8 हो गया और ये 9। यस एब्सोल्युटली। नाउ दिस इक्वेशन इज कमिंग इन टर्म्स ऑफ h एंड k, तो हम h और k के जगह पे अब x और y डाल देंगे, तो जो हमारा पैराबोला आ रहा है वो ये आ रहा है। यप, अच्छा हमने कहीं गड़बड़ कर दिया क्या, कैन ओके 1:3 है यार, 1:3 है बेटा, ये मैंने गलती से 2 ले लिया यार, बस और कुछ नहीं। 1:3 है तो यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, यहाँ पे फिर 4 4 हो जाएगा, और अगर ये 4 4 हो जाएगा तो फिर चेंज हो जाएगा बहुत कुछ। ओके, गलती से गलत देख लिया मैंने, गलती से गलत देख लिया मैंने। चलो कोई नहीं, बाकी क्वेश्चन के अंदर मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई भी डाउट जो है वो नहीं हो रहा होगा। यस, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं एक बारी। यस, ये आया t बराबर h, इसको वहां पर डाल देंगे तो ये आ जाएगा k इंटू h²/4, यानी कि ये आ जाएगा k इज इक्वल टू h²/2, और इसी को लिख सकते हैं h और k के जगह पे x और y रिप्लेस करके समथिंग लाइक दिस। तो x² बराबर 2y, x² बराबर 2y मीन्स विच ऑप्शन, आई थिंक ऑप्शन ए। सो दैट इज द करेक्ट आंसर बच्चों। क्लियर है? देखो जरा फिर से क्या बोल रहा है, आपके पास एक पैराबोला है x² इज इक्वल टू 8y, और आपने एक पॉइंट ले लिया O जो कि वर्टेक्स है, ओरिजिन हो गया, ऑब्वियसली बात है। आपने Q पॉइंट कोई भी पैराबोला के ऊपर लिया, तो पैराबोला के ऊपर है Q पॉइंट, तो वी कैन टेक इट इन द फॉर्म ऑफ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, पहली बात। फिर आपको बोला है कि OQ को एक पॉइंट P जो है इंटरनली 1:3 रेशियो में डिवाइड करता है, तो कैन यू राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इन टर्म्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ O एंड Q बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। फिर हमने T पैरामीटर को एलिमिनेट कर दिया बिकॉज दैट वाज नॉट गिवन टू अस इन द क्वेश्चन, वी हैव अज्यूम्ड इट, तो इसीलिए हमने इन इक्वेशंस से T पैरामीटर को एलिमिनेट कर दिया। तो जो हमारे पास H और K के अंदर इक्वेशन आई, उसी में H के जगह पे X और K के जगह पे Y डालने पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यही हमारा लोकस ऑफ द P पॉइंट है जिसको हमने H, K माना था। क्लियर है सारे के सारे बच्चों को? यस। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये रीसेंट ईयर का जेईई मेंस प्रॉब्लम है, रीसेंट ईयर का जेईई मेंस प्रॉब्लम है। इजी है कि नहीं है यार? इजी है कि नहीं है? सारे के सारे बच्चे बताओ। अच्छा, अब यहां पे थोड़ी सी मेरे को यार इतना थोड़ा सा कम आइडिया लग रहा है कि आप लोगों को स्ट्रेट लाइंस और सर्कल्स कितना आता है, बट इतना मेरे ख्याल से आता ही होगा यार। अगर किसी ने थोड़ी बहुत भी किताब खोल के देखी है तो उतना कि भैया सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, यू आई थिंक यू गाइज नो, थोड़ा बहुत लोकस भी पढ़ा हुआ होना चाहिए, राइट? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ओके, जिसको कि हमने इंसर्ट किया है एक पैराबोला x² इज इक्वल टू 4ay के अंदर। अच्छा, x² इज इक्वल टू 4ay वाला पैराबोला विल बी ओपनिंग अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्टवर्ड, कैसा? सर इट विल बी ओपनिंग अपवर्ड। मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया, तो हमारा पैराबोला जो है दैट इज गिवन टू अस समथिंग लाइक दिस, x² इज इक्वल टू 4ay। इसके अंदर क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि आपने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब कर दिया। अब इंस्क्राइब करने का मतलब क्या है कि जितने भी वर्टेक्स आ रहे हैं ना उस ट्राइंगल के, वो आपके पैराबोला के ऊपर लाए करेंगे। इंस्क्राइब करने का क्या मतलब है? जितने भी वर्टेक्स आ रहे हैं आपके ट्राइंगल के, वो सारे के सारे वर्टेक्स जो है वो पैराबोला के ऊपर लाए करेंगे। समझ में आ रही है बात? अच्छा, लेकिन आपको एक चीज और बोला हुआ है कि इफ वन ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल इज एट ओरिजिन, तो ये एक आप लोगों को बोला हुआ है क्या
कि भैया एक वर्टेक्स ऐसा है, तो जरा सोचिए, एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स हमने ऐसा मान लिया और एक वर्टेक्स मान लीजिए इधर मान लिया, तो इसको थोड़ी देर के लिए ए बोल देते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए बी बोल देते हैं, तो ये हमारा ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये मुझे गिवन है। मैंने कहा चलो ठीक है, हमें क्या निकालना है, वी नीड टू फाइंड साइड लेंथ। साइड लेंथ बोले तो सर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो सर ओ ए ओ बी ए बी ये तो इक्वल ही होंगे, दैट इज ओ ए बी ओ बी। ये पूछना चाह रहा है मुझसे, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये तीनों की तीनों तो इक्वल होंगी, लेकिन इसकी लेंथ क्या है, क्वेश्चन मुझसे ये पूछना चाह रहा है। इतना समझ में आता है सारे के सारे बच्चों को? एनीवन इज हैविंग एनी कंफ्यूजन टिल हियर तो मुझे बताना यार बेटे, क्लियर बात है, राइट है एवरीवन? यप, चलिए बहुत बढ़िया, फिर बात करते हैं आगे। अगर ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल आप लोग थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करना। मैं आपसे एक चीज पूछूं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, ये सारे के सारे एक ही पॉइंट होते हैं? आप लोगों को पता है ना, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये वो सारे के सारे एक ही पॉइंट होते हैं। अच्छा, अगर मैं यहां से बीच से काट दूं इसको, इक्विलेटरल ट्राइंगल को, तो जैसा इधर ट्राइंगल बनेगा वैसा का वैसा उधर भी ट्राइंगल बनेगा, यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बनेंगे कि नहीं अगर मैं यहां से काट दूं तो? यस एवरीवन, सारे के सारे बच्चे सोचो। अच्छा, और मुझे पता है कि ये जो पैराबोला है ये सिमेट्रिक है अबाउट वाई एक्सिस, जैसा इधर है वैसा का वैसा इधर भी है। तो आप सोचिए कि अगर ये ट्राइंगल मैंने इंस्क्राइब किया है, तो डोंट यू थिंक कि ज्योमेट्रिकली फीलिंग कि भैया ये जो ट्राइंगल होगा इसको भी अगर यहां से काट दिया बीच से, तो जैसा का जैसा इधर ये वाला ट्राइंगल आ रहा है वैसा का वैसा ये वाला ट्राइंगल भी आएगा, ये वाला एक ट्राइंगल और ये वाला एक ट्राइंगल, दोनों के दोनों सेम होंगे कि नहीं? कैन यू गाइस फील इट, सारे के सारे बच्चे? ऑल ऑफ यू गाइस, सिमेट्री के बेसिस पे बोल रहा हूं मैं। अगर ऐसा है तो डोंट यू थिंक कि आप पहले तो ए के कोऑर्डिनेट्स ए एंड बी आर लाइंग ऑन द पैराबोला, तो आप उनको अज्यूम कर लो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के केस में 280 कॉमा 80 स्क्वायर, ऐसे अज्यूम करते हैं, राइट है एवरीवन, सारे के सारे बच्चे? यस। तो आप थोड़ा सा सोचो यार, आई वॉन्ट यू गाइज टू पुट सम एफर्ट्स इनटू दिस। मैं थोड़ा सा चाहूंगा आप लोगों से कि आप लोग ज्योमेट्री का इस्तेमाल करो और इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करो। देखो, अगर मैं आपसे ए ओ का लेंथ निकालने को बोलूं तो ए ओ का लेंथ आप लिख सकते हो अंडर रूट, ये सॉरी ये 280 कॉमा 80 स्क्वायर होगा ना, yes. तो ओ ए का लेंथ अगर मैं आपसे निकालने को बोलूं तो आप बोल दोगे सर 280 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर, आप ऐसा बोल दोगे। लेकिन मैं कहूंगा यार टी 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 इतनी बार आ रहा है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना ज्योमेट्री का। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारे के सारे एंगल्स 60 डिग्री होंगे अंदर वाले, तो इफ दिस एंगल इज 60 डिग्री और आपने इसको बिल्कुल बीच से काट दिया, तो कैन आई से दैट दिस एंगल इज गोइंग टू बी 30 डिग्री, यस और नो? और अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो कैन यू गाइस टेल मी दिस पर्टिकुलर एंगल कि ये वाला एंगल कितना होगा? ध्यान से देखना, ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा कि नहीं, सोचेंगे जरा। देखो अगेन आई एम टेलिंग यू, ये वाला पूरा एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल है तो 60 डिग्री होना था, बिल्कुल बीच से काटा है तो ये वाला एंगल ब्लू से जो मार्क 30 डिग्री किया हुआ है वो 30 डिग्री हो जाएगा, और वो 30 डिग्री हो गया है तो ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा कि नहीं, सारे के सारे बच्चे? मैंने कहा ठीक है। अगर मैं स्लोप ऑफ द लाइन ओ ए लिखना चाहूं, स्लोप ऑफ द लाइन ओ ए, तो वो लिख सकता हूं क्या? स्लोप ऑफ द लाइन ओ ए, स्लोप ऑफ द लाइन ओ ए लिख सकता हूं क्या? स्ट्रेट लाइंस के अंदर पढ़ के आए होंगे। हाँ जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। कितना होगा वो?
सर 80 स्क्वायर माइनस 0, एक तो ये तरीका है सर, अपॉन 280 माइनस 0, और एक सर एक तो ये तरीका होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और एक तरीका होता है कि किसी भी लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सेस वो भी स्लोप रिप्रेजेंट करता है, यानी यहां पर मैं tan 60 डिग्री लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं बच्चों? अगर लिख लिया मैंने इस चीज को ऐसा तो 80 से 80 उड़ जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा t/2 बराबर कितना, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज हाउ मच, √3, तो मेरा t का वैल्यू आ जाएगा 2√3। इतनी क्लैरिटी है सारे के सारे बच्चों को? एनीवन इज हैविंग एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी। सर हमारा t का वैल्यू आ गया 2√3। अगर t का वैल्यू आप लोगों का आ गया है 2√3, डोंट यू थिंक कि यहां पुट करेंगे और हमारे AO का वैल्यू आ जाएगा बेटा? AO का वैल्यू हमें निकालना है, t का वैल्यू हमारे पास आ चुका है, तो 2 इंटू a इंटू 2√3 का होल स्क्वायर प्लस a इंटू 2√3 का स्क्वायर। तो ये चीज कितनी आती है? AO का वैल्यू, AO इज नथिंग बट वन साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो AO आ गया तो साइड ऑफ द ट्राइंगल आ ही जाएगा, बिकॉज AO AB OB दीज आर ऑल इक्वल, है ना? तो ये कितना आ गया बेटा? 4√3, 4a तो एक बाहर ले ही आओ पहले, ठीक है, 4√3 का होल स्क्वायर यानी 16 इंटू 3 48, ओके, प्लस ये कितना हो जाएगा? मेरे ख्याल से 4 इंटू 3 12, 144 हो जाएगा ये। अच्छा, तो ये कितना आ रहा है बेटे? 192 आ रहा है क्या? आई गेस देखेंगे जरा सारे के सारे बच्चे, कहीं मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी है। कीप दैट थिंग ऑल्सो इन माइंड, राइट? या 4a²d², ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। और फिर ये हो गया, यप सही है, बिल्कुल सही है ये चीज। और ये चीज कितना आ गया? दिस, तो 2 to the 4th 3 4 16 इंटू 3 इज 40। अच्छा एक मिनट, है ना? यस सही है, बिल्कुल सही है, यस ठीक है। और ये कितना हो गया? 4 इंटू 3 यानी 12 का होल स्क्वायर करेंगे तो 144 आ गया। अगर ये 144 आ गया तो ये कितनी आती है चीज बेटा? ये आती है मेरे ख्याल से 192, यस। और अगर ये 192 आती है तो आई थिंक अपना काम बन जाता है, यस और नो? हैव अ लुक एट द कैलकुलेशन सारे के सारे बच्चे, एवरीवन, बेसिक ज्योमेट्री, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। और इस 192 अंडर रूट को अपन क्या लिख सकते हैं? 192 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, यस ये आ जाएगा 8a√3। तो दिस इज नथिंग बट साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, साइड लेंथ ऑफ दैट इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखिए मैं आपको फिर से बताता हूं ये क्वेश्चन, ताकि थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की डेवलप होगी यहां पर, है ना? यस, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा। आपसे बोल रहा है कि भैया इस पैराबोला के अंदर आप एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो इंस्क्राइब करो। ज्योमेट्री का पार्ट है, कैलकुलस मतलब सॉरी पैराबोला का इसके अंदर कोई खास यूज नहीं है, ठीक है। तो आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसा डाल दिया, ओके। साइड लेंथ बतानी है तो ये आपको पता चल गया, ये चीज आपको निकालनी है। एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला कैन बी टेकन लाइक दिस, अगर पैराबोला x² = 4ay है तो ऐसी इक्वेशन आ गई। अच्छा, मैंने कहा यार OA का स्लोप मैं दो तरीके से लिख सकता हूं, एक तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और एक मैंने ये एंगल 60 डिग्री भी निकाल दिया, दोनों को इक्वेट करवाया तो t का वैल्यू आ गया मेरे पास। और अगर t का वैल्यू मेरे पास आ गया ना बेटा, तो t का वैल्यू आते ही मैं ये कह सकता हूं कि AO का वैल्यू कितना होगा, और AO का वैल्यू इज नथिंग बट साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल ओनली। I hope you guys are clear with this particular question everyone.
चलिए तो आगे बढ़ते हैं और जेई मेंस के अंदर आया हुआ एक सवाल करते हैं रीसेंट ईयर के अंदर। तो गाइस कम ऑन, ये वाला क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे बच्चे, है ना? आ जाओ एक बारी दिखा दो किसमें कितना है दिमाग। द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स बताना है ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x पैराबोला विल बी ओपनिंग राइटवर्ड्स। मैंने कहा ठीक है भैया। Okay, y square is equal to 8x with one of the vertices being the vertex of the parabola. Okay, equilateral triangle inscribe करना है, but इस बारी थोड़ा सा ऐसा है, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल आपने इंस्क्राइब कर दिया। ओके, तो ये वाला पूरे का पूरा एंगल इस बार 60 डिग्री होगा, तो ये आधा एंगल कितना हो जाएगा बेटा? 30 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? सोचेंगे जरा सारे के सारे बच्चे। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो यस एवरीवन। तो मैंने कहा यार ये एंगल आपका 30 डिग्री हो गया। अगर ये एंगल आपका 30 डिग्री है एंड यू हैव टू टेक एनी पॉइंट ऑन दिस पैराबोला, तो यू विल टेक इट एज 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो ये हो गया 2t स्क्वायर कॉमा 4t। तो इफ यू सी ये O है, लेट से ये A है, ये B है, तो स्लोप ऑफ द लाइन OA कैन बी रिटन इन टू वेज, 4t माइनस 0 अपॉन 2t स्क्वायर माइनस 0, और दिस विल बी इक्वल टू tan ऑफ 30 डिग्री। दोनों तरीके से स्लोप लिख दिया। तो यहां पे मेरे पास आ गया 2 अपॉन टी बराबर 1/√3, यानी t का वैल्यू मेरा कितना आ गया? √3 इंटू 2। मैंने कहा ठीक है, अगर मेरा t का वैल्यू ये आ गया है तो मेरे a के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे बेटा? a के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास 2t स्क्वायर कॉमा 4t, तो वो मेरे पास आ जाएंगे कितने? वो आ जाएंगे t के जगह पे 2√3 डाल दो। 2√3 अगर डालेंगे तो ये 4 12 12 इंटू 2 24, और ये कितना आ जाएगा? 8√3। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग मी एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है भैया? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल सारे के सारे बच्चे, सर ये होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब सर साइड का स्क्वायर यानी साइड लेंथ का स्क्वायर, तो मुझे साइड ऑफ द ट्राइंगल निकालनी पड़ेगी। हियर मैं जानता हूं क्या? OA, OB और AB, ये तीनों की तीनों चीजें इक्वल होंगी बेटा। यस सर, ठीक है। A के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए हैं, तो क्या आप OA का लेंथ लिख सकते हो बेटा? यस सर, OA का लेंथ क्यों नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, राइट। तो ये कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 24 का होल स्क्वायर प्लस 8√3 का होल स्क्वायर। तो 24 का होल स्क्वायर कितना होता है? मल्टीप्लाई कर लो 24 इंटू 24, वैसे याद भी रहना चाहिए आपको, राइट। 576, ओके, प्लस ये कितना हो गया? 64 इंटू 3, 64 इंटू 3 कितना होता है? 192। यस, चलिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 आ गया यहाँ पे आ गया 6 और यहाँ पे आ गया 7। क्या ये वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या सारे के सारे बच्चे? एलसीएम लीजिए इसका, आप लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर चमकेगा। और वैसे OA का वैल्यू आ गया तो कोई बात नहीं, यहीं पे साइड को पुट कर दीजिएगा। तो ये आ गया √3/4 इंटू 768। 768 को अगर काटेंगे तो ये तो हो जाएगा 4 1 जा 4, और ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 3 6 यानी 9, और ये 2, तो 192√3 इज द आंसर। यस, C फॉर कैलकाटा, एंड दिस इज अ रीसेंट ईयर जेईई मेंस प्रॉब्लम। 2019, 2020 या 2021 इनमें से ही किसी का है रीसेंट ईयर जेईई प्रॉब्लम। इजी है कि नहीं है? सारे के सारे बच्चे मुझे बताएंगे यार। ऑल ऑफ यू गाइज, इज इट इजी और नॉट? देखेंगे जरा सारे के सारे बच्चे। यस एवरीवन, कंफर्टेबली हो रहे हैं क्वेश्चंस जेईई मेंस के? बताते रहिएगा बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट of the line segment joining the focus of the parabola to a moving point of a parabola is another parabola whose directrix is what?
देखो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, पहले तो ये समझो। आपके पास एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। मैंने कहा ठीक है यार, आपके पास ये पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। The locus of the midpoint of the line segment joining the focus of this parabola, तो इस पैराबोला का फोकस कितना हो गया, a,0। ठीक है, ओके। और इस पैराबोला के ऊपर एक मूविंग पॉइंट है। मूविंग पॉइंट इज ऑल्सो हियर ऑन दिस पैराबोला, मूविंग पॉइंट। ओके, तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट है, इन दोनों का मिड पॉइंट है, इसको S बोल रहा हूं, तो दिस इज मिड पॉइंट ऑफ S। ठीक है, उसका लोकस निकालना है हमें पहले तो। और वो लोकस अगर हमने निकाल लिया तो क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि इसका जो लोकस है मिड पॉइंट ऑफ S एंड P का, वो भी इज अ पैराबोला गिवन। और क्वेश्चन मुझसे बोल रहा है कि आप उसका क्या निकालो, डायरेक्ट्रिक्स निकालो। ये मुझे गिवन है कि मिड पॉइंट ऑफ P एंड S जो है वो एक पैराबोला बनाता है लोकस। देन फाइंड, मुझे क्या निकालने को बोल रहा है वो, मुझे ये निकालने को बोल रहा है उसकी डायरेक्ट्रिक्स बताओ, उसके लोकस की डायरेक्ट्रिक्स बताओ। तो मैंने कहा यार पहले तो अपने को पैराबोला बताना पड़ेगा, और भी ऑब्जेक्टिव ट्रिक्स हैं बट सिखाऊंगा, थोड़ा समय लगेगा उसमें भी। ठीक है, चलिए। तो देखिए P इज एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, तो मैं उसको अज्यूम कर सकता हूं AT स्क्वायर 280 फॉर दिस पर्टिकुलर पैराबोला। नाउ इफ आई वांट टू राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो आई विल अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला बिटवीन S एंड P। तो मुझे इसका लोकस निकालना है, तो आई एम अज्यूमिंग दिस पॉइंट एज H, K। तो मैंने कहा मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर मैं लगाता हूं तो H का वैल्यू कितना हो जाएगा, AT स्क्वायर प्लस A/2। और मेरा K का वैल्यू कितना हो जाएगा, K का वैल्यू हो जाएगा 2AT प्लस 0/2, दैट इज इक्वल टू K, दैट इज K इज इक्वल टू A इंटू T। नाउ अगर मुझे लोकस निकालना है तो व्हाट आई विल डू विद दीज टू इक्वेशंस, यूज टू एलिमिनेट T जो कि पैरामीटर है, और हमारे पास इसका लोकस आ जाएगा। किसका, इस पॉइंट का, L का लोकस आ जाएगा। यूज टू एलिमिनेट T टू गेट लोकस ऑफ पॉइंट L, राइट। तो मैंने कहा यार ठीक है, यहां से T का वैल्यू उठाते हैं, कितना आ रहा है T का वैल्यू यहां पर। मैं कहा यार T का वैल्यू तो यहां पर सर K/A आ रहा है। अगर T का वैल्यू K/A आ रहा है तो लेट्स पुट इट ओवर हियर। जैसे ही आप पुट करेंगे तो हमारी H इज इक्वल टू A टाइम्स T स्क्वायर। T स्क्वायर कितना हो गया, K/A का होल स्क्वायर प्लस A/2, ऐसा आ जाएगा बेटे। और अगर ये ऐसा आ गया तो H और K के अंदर रिलेशन आ गया, और H और K के अंदर अगर रिलेशन आ गया तो लेट मी सी दिस थिंग एवरीवन, कि आ जाएगा 2H माइनस A इज इक्वल टू K स्क्वायर अपॉन A। यप, और इसी को आई कैन राइट डाउन एज 2AH माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर। अब मैं H के जगह पे X और K के जगह पे Y डाल सकता हूं, तो यार है 2AX माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू Y स्क्वायर। तो थोड़ा सा यहाँ पे गौर करना, मैंने आप लोगों को जब भी फॉर्म बताई तो मैंने आप लोगों को ऐसी बताई, y माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4A टाइम्स x माइनस एक्स नॉट। एक्स नॉट वाई नॉट 0 0 हो गए तो भी ठीक है, नहीं हुए तो भी ठीक है। तो यहां पे मैं पहले 2A कॉमन ले लूं अगर, तो यहां पे बन जाता है x माइनस 1/2, राइट है, x माइनस A/2 रादर, x माइनस A/2 बन जाता है ना बेटा। यप, x माइनस A/2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ऐसा बनता है। और इस पैराबोला के लिए अगर मुझे डायरेक्ट्रिक्स निकालने को पूछ रहा है क्वेश्चन, तो कैन आई फाइंड इट आउट गाइस। सबसे पहले तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो गए A/2, 0,
हाँ या ना? डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस स्मॉल ए विद दिस स्मॉल ए, दिस इज डिफरेंस, है ना? तो इसीलिए हम इस इक्वेशन में कैपिटल ए मान लेते हैं थोड़ा कंपेयर जब कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, यहाँ पे स्मॉल ए, इसके लिए जो स्मॉल ए है, जो हम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में कंसिडर करते थे वो चीज नहीं है, 2a लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, है ना? तो थोड़ी देर के लिए आप इसको ऐसा समझ लो कि भैया यहाँ पर ये जो चीज लिखी है इसको अगर हम कंपेयर करते हैं, सबसे पहले तो इसका ओपनिंग राइट वर्ड्स होगा, और जो मेरा वर्टेक्स है वो मेरा क्या होगा सर? ये होगा a/2, 0। अच्छा, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 2a, अगर 4a लिखा होता था 4 टाइम्स ऑफ सम कांस्टेंट, ये लिखा होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं 4 बनाता हूँ तो 4 इंटू a/2 लिखूंगा, तो a/2 इज गोइंग टू बी माई रियल वैल्यू ऑफ जो स्मॉल ए में यूज करता था उसकी। समझ में आ रही है बात? तो फोकस के अंदर जाने पर कितना a/2 यूनिट्स, सॉरी वर्टेक्स के अंदर जाने पर ये आएगा और पीछे जाने पर ये आएगा। तो आई थिंक नाउ यू कैन राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स प्रीटी कंफर्टेबली। बी फॉर बॉम्बे इज द आंसर। देखिए मैं फिर से बताता हूं आप लोगों को, यहां पे जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, यहां पे आप लोग इसको ऐसा समझ लो कि भैया मैंने क्या किया, एक काम कि मैंने इसको कंपेयर किया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यहाँ पे a कैपिटल ले लिया मैंने, तो 4a का जो वैल्यू है वो मेरा आ रहा है 2 इंटू ए के बराबर, तो मेरा कैपिटल a का वैल्यू कितना आ रहा है? स्मॉल a/2, इसीलिए मैंने ये डिस्टेंस जो है वो स्मॉल a/2 लिया है, राइट? ऐसा कर लो। जब भी प्रॉब्लम के अंदर ये चीज दिक्कत हो तो आप इसको कैपिटल लेके फिर कंपेयर कर लिया करो, ताकि कंफ्यूजन कभी भी नहीं होगा। और अगर यहाँ पे पॉइंट आ गया तो a/2 यूनिट्स पीछे, यानी कि ये तो हो गया 0,0, तो डायरेक्ट्रिक्स मेरी ऐसी जाएगी जो कि 0,0 से पास कर रही है, वर्टिकल लाइन है, तो द आंसर हैज टू बी y एक्सिस ओनली। हाँ या ना बेटा? सो द आंसर विल बी बी फॉर बॉम्बे ओनली। इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइज, एवरीवन? चलिए अब शिफ्टेड पैराबोलास के लिए भी आपको पैरामेट्रिक फॉर्म बता देता हूं। देखिए मैंने आपको बताया था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए क्या होता है, मैंने आपको बताया था x बराबर 80 स्क्वायर होता है और y बराबर 280 होता है। अब अगर मान लीजिए आपने x के जगह डाल, y के जगह डाल दिया y माइनस के, और x के जगह पे डाल दिया आपने x माइनस एच, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है और याद भी नहीं करना। देखो मैं बताता हूं, यहाँ पे जो भी था उसको यहाँ लिख दिया, यहाँ पे जो भी था उसको यहाँ लिख दिया, बस ये रूल फॉलो करो। तो यहाँ पे जो भी है उसको 80 स्क्वायर पुट कर दिया, तो x का वैल्यू आया h प्लस 80 स्क्वायर, और यहां पे जो भी था उसको 280 पुट कर दिया, तो ये आ गया आपका कितना? y इज इक्वल टू k प्लस 280। इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस? तो ये आपके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हो गए फॉर दिस पर्टिकुलर पैराबोला। जैसे मैं आप लोगों से एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मैंने आप लोगों को पैराबोला जो है वो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, और मैंने आप लोगों को बोला कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगी, या पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा? सबसे पहले आप x माइनस 1 को 80 स्क्वायर के बराबर लोगे। बाय द वे यहाँ पे a का वैल्यू कितना होगा जरा सोचना, हाफ होगा। यस, x माइनस 1 को 80 स्क्वायर यानी ये ले लोगे, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 2। अच्छा, y माइनस 3 का वैल्यू आप 280 के बराबर ले लोगे, यानी 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू टी, तो ये कितना हो जाएगा? y का वैल्यू 3 प्लस टी। यही आपके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स कह लो या पैरामेट्रिक इक्वेशन कह लो। समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों को? किसी को कोई डाउट किसी भी प्रकार का? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, राइट है, इजी है एवरीवन। तो इन सभी के लिए अगर मैं लिखता हूं यहां पर, तो भैया वो सबसे पहला वाला कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कैपिटल एक्स जैसा दिख रहा है, वहां पे 80 स्क्वायर कॉमा 280 था, तो यहां पे आ जाएगा h प्लस 80 स्क्वायर कॉमा k प्लस 280। सेकेंड वाले की तरफ बातें चलते हैं अपन, तो यहां पे h माइनस 80 स्क्वायर कॉमा k प्लस 280। हाँ या ना? फील करते रहे यार सारे के सारे बच्चे।
यहां पे इफ यू हैव टू टेक एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, तो हाउ यू विल टेक इट? यहां पे कैपिटल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कैपिटल वाई वाला फंडा लग रहा है, तो 280 80 स्क्वायर होगा, तो x माइनस एच को अपन 280 के इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू h प्लस 280, और y माइनस के को अगर अपन 80 स्क्वायर के इक्वल करेंगे तो ये आ जाएगा k प्लस 80 स्क्वायर, राइट है। और सिमिलरली ये वाला जो है वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay जैसा दिख रहा है, तो ये भी मेरे ख्याल से अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, राइट है एवरीवन। 280 कॉमा माइनस 80 स्क्वायर है ना, तो ये आ गया h प्लस 280 और ये आ गया k माइनस 80 स्क्वायर। दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन दीज शिफ्टेड पैराबोलाज एज वेल। समझ में आ गई बात सारे के सारे बच्चों को? और ये यूज कब करते हैं? यूज पैरामेट्रिक इक्वेशन व्हेन एवर यू नीड टू अज्यूम एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। जब भी कभी आपको पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट अज्यूम करना हो, आप किसका इस्तेमाल करोगे? आप करोगे शिफ्टेड पैराबोलास का इस्तेमाल। क्लियर है सारे के सारे बच्चों को एवरीवन? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला। रिकॉल करिए सर्कल्स की थ्योरी को। रिकॉल सर्कल्स, रिकॉल सर्कल्स। सर्कल्स में भी आप लोगों को ये चीज पढ़ाई गई थी कि सर्कल के अंदर अगर पॉइंट है तो S1 0 से छोटा होगा, नेगेटिव होगा। अगर कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो S1 का वैल्यू 0 होगा, अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है तो S1 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। पैराबोला में भी ऐसा ही कुछ है। पैराबोला के रेफरेंस में अगर देखा जाए तो द पॉइंट कैन लाई ईदर इनसाइड द पैराबोला, पैराबोला इज नेवर एंडिंग, इस तरीके से वो इधर भी जाता रहेगा और इस तरीके से वो इधर भी जाता रहेगा, ठीक है। तो इनसाइड द पैराबोला इज वन रीजन, ऑन द पैराबोला इज सेकेंड रीजन एंड आउटसाइड द पैराबोला इज थर्ड रीजन। यहां पे भी तीन चीजें होती, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं यहां पे भी क्या होता है। इनसाइड द पैराबोला यानी ये मुंह के अंदर वाली चीज, ठीक है। इनसाइड द पैराबोला यानी मुंह के अंदर वाली चीज। तो यहां पे S1 का वैल्यू लेस देन 0 आ गया अगर, तो इनसाइड द पैराबोला हो गया। अगर ऑन द पैराबोला है तो उसका ये S का जो वैल्यू है वो 0 आ जाता है, और अगर आउटसाइड द पैराबोला है तो ये आ जाता है। अब इसका क्या मतलब है देखिए, मैं करके बता देता हूं आपको एक प्रॉब्लम। आपको एक पैराबोला दिया हुआ है y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, ठीक है। ये रहा, जो कि कैसे बनेगा, ओपनिंग राइटवर्ड्स। अब आपको बताना है कि 2,3 जो पॉइंट है वो इसके अंदर लाए करेगा पैराबोला के, या बाउंड्री के ऊपर लाए करेगा, या बाहर लाए करेगा, किधर लाए करेगा, आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैंने कहा यार कैसे बताए कैसे बताए कैसे बताए, तो सबसे पहले तो अपने को S लिखने की जरूरत है। S जो अपन कहां सीख के आए, सर्कल्स के अंदर सीख के आए। तो S कैसे लिखते हैं? सबसे पहले तो ये सर्कल जो भी कर्व की इक्वेशन दी हुई है उसको ऐसा लिखते हैं, एक तरफ 0 बनाते हैं और उसको इक्वल टू 0 वाले को हटा दो, तो जो चीज अब आपके पास बची है वो होती है आपकी कैपिटल S। अब S1 का वैल्यू, एक भी टर्म आता है S1 का वैल्यू क्या होता है, इस पॉइंट को, जो भी पॉइंट आपको गिवन है उसको आप इस S की इक्वेशन में डाल दो। तो y के जगह पे आपने 3 डाला, x के जगह पे आपने 2 डाला, तो ये क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इफ दिस वैल्यू इज कमिंग नेगेटिव फॉर द पॉइंट 2,3, इफ द वैल्यू ऑफ S is coming out to be negative for the point 2,3, that means the point 2,3 will be lying inside the parabola, hence 2,3 lies inside the parabola। समझ में आ रही है बात सारे के सारे बच्चों को? सेम सर्कल्स वाली चीज है। अगर आपको सर्कल्स के अंदर ये चीज आती है तो यही की यही चीज आपकी एलिप्स में भी आएगी, यही की यही चीज आपकी हाइपरबोला में भी आएगी, और अगर सर्कल्स में ही क्लियर हो गया था तब तो और कोई जरूरत हमें है ही नहीं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, एक तरफ इक्वल टू 0 बनाया, उस इक्वल टू 0 को हटा दो, ये S हो गया। ये पॉइंट जो दिया हुआ है वो उसमें x और y के जगह पे डाल दो। अगर नेगेटिव आया तो इनसाइड द पैराबोला, इक्वल टू 0 आया तो ऑन द पैराबोला, और अगर पॉजिटिव आया तो आउटसाइड द पैराबोला लाया करेगा। तो हियर वी कैन से दैट द पॉइंट 2,3 लाइज इनसाइड द सर्कल। क्लियर है सारे के सारे बच्चों को? आगे बढ़े, चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a
द पॉइंट a कॉमा a प्लस 1 लाइज इनसाइड द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। मतलब a कॉमा a प्लस 1 ये जो पॉइंट है इसमें a के जगह क्या क्या डालो कि y स्क्वायर इज इक्वल टू x पैराबोला के अंदर आपका ये पॉइंट लाए करे। तो भैया हमने कहा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला तो ऐसा होता है। आपने कहा हाँ यार बात तो सही है, ऐसा होता है। अब a के जगह क्या डाले कि a कॉमा a प्लस 1 लाइज इनसाइड द पैराबोला। मैंने कहा यार इनसाइड द पैराबोला तो सबसे पहले s लिखो। s कैसे लिखते हैं, एक तरफ 0 बनाओ तो y स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0 को तो ऑब्वियस सी बात है अपन हटा ही देते हैं, ठीक। फिर मैंने कहा यार दिस पॉइंट इज लाइंग इनसाइड द पैराबोला, तो s1 का वैल्यू लिखते हैं तो y के जगह पे a प्लस 1 डाला और x के जगह पर a डाला। यस एवरीवन, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 माइनस 4a, यानी कितना आ गया ये a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। हाँ या ना, सारे के सारे बच्चों को ये चीज क्लियर हो रही है? तो ये जो चीज हमारे पास आ रही है, क्या ये a माइनस 1 का होल स्क्वायर आ रही है कि नहीं आ रही है एवरीवन? तो a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a, ये मेरा s1 का वैल्यू आ रहा है एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी दैट इज s1 इज इक्वल टू a माइनस 1 का होल स्क्वायर विच इज नेवर नेगेटिव, which can never be negative। ये कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अगर ये कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, यानी कि a की किसी भी वैल्यू के लिए मेरा पॉइंट इनसाइड द पैराबोला आएगा ही नहीं। हेंस फॉर नो वैल्यू ऑफ a द पॉइंट a कॉमा a प्लस 1 लाइज इनसाइड द पैराबोला। मतलब a की किसी भी वैल्यू के लिए s1 नेगेटिव आ ही नहीं रहा, तो s1 की वैल्यू जिस जिस a के लिए नेगेटिव आती वहां से हम बोल देते कि भैया वो पॉइंट इनसाइड द पैराबोला लाई करेगा। लेकिन यहां पे हमें पता चला s1 का तो वैल्यू ही आ रहा है विच इज नेवर नेगेटिव। 0 हो सकता है जब a1 हो जाएगा और पॉजिटिव हो सकता है अदरवाइज, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। तो दिस कैन नेवर बी नेगेटिव। तो अगर ये कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता तो हमारा a के लिए कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं मिलेगा जो कि हमें s1 नेगेटिव दे दे, यानी a कॉमा a प्लस 1 जो है वो इनसाइड द पैराबोला लाई कर जाए, ऐसा कभी होएगा ही नहीं। तो आई थिंक वी गाइज आर डन विथ आवर क्वेश्चन। यस एवरीवन, किसी को कोई कंफ्यूजन इसके अंदर किसी भी प्रकार का आई डोंट थिंक कि होना चाहिए, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास के अंदर सिखाया था दैट कॉर्ड इज व्हाट, कॉर्ड ऑफ अ पैराबोला इज व्हाट, जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द पैराबोला। अगर मान लीजिए कि आपको यह पैराबोला दिया हुआ है, इस पैराबोला के मान लीजिए ऐसा, ये आपकी y एक्सिस है और ये आपकी x एक्सिस है। अगर आपको ये एक पैराबोला दिया हुआ है तो आपने इन दोनों पॉइंट्स P और Q which are given to you on the पैराबोला, तो पैराबोला के ऊपर आप किन्हीं भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो व्हाट यू गेट इज नथिंग बट अ कॉर्ड। तो PQ इज कॉर्ड ऑफ द पैराबोला, राइट? अब आपको अगर जरूरत पड़ गई इन ऑर्डर टू राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, तो कैसे लिखोगे? अगर हमें इक्वेशन लिखनी है कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q वेयर P इज एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो हमने क्या किया, उस पॉइंट को मान लिया at स्क्वायर कॉमा 281, at1 स्क्वायर कॉमा 281। देखो जरा, और Q पॉइंट को हमने मान लिया at2 स्क्वायर कॉमा 282 बिकॉज दीज आर द 2 पॉइंट्स ऑन द पैराबोला। ठीक है, तो हमने कहा P और Q का स्लोप लिख सकते हैं क्या? हाँ सर, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखो जरा, वही लिखा है। अच्छा, थोड़ा सा और नोटिस करो यहां पर, यहां पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जगह पे लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फील करेंगे सारे के सारे बच्चे,
यहां पे लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि t1 प्लस t2 टाइम्स t1 माइनस t2, ऊपर और नीचे से कुछ कुछ कटेगा, ठीक है। तो आपका स्लोप जो है वो अल्टीमेटली ऐसा आ जाएगा, राइट है। आपकी पी क्यू लाइन का स्लोप ऐसा आ रहा है। आपकी पी क्यू लाइन जो है वो पी पॉइंट से पास कर रही है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाएंगे तो आपकी इक्वेशन ऐसी बच जाएगी। देखो जरा, ए टी वन स्क्वायर कॉमा टू ए टी वन से पास कर रही है और स्लोप 2 अपॉन टी वन प्लस टी टू है। इसी को रीअरेंज करिए, रीअरेंज करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यानी कि y टाइम्स ऑफ t1 प्लस t2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, माइनस 2a टाइम्स 2a t1 टाइम्स t1 प्लस t2 बराबर 2x माइनस 2a t1 स्क्वायर, ऐसा आएगा। अच्छा, ये माइनस 2a t1 स्क्वायर यहां से भी आएगा जो कि इधर से कट जाएगा, और इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो। विल यू गाइस बी गेटिंग एन इक्वेशन लाइक दिस और नॉट? फील करेंगे सारे के सारे बच्चे। तो आई एम टेलिंग यू वन थिंग, टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फॉर्म बाय हार्ट। जब भी कभी मैं आपको बोलूं कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बताइए फॉर द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो बता देना y टाइम्स t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 2x प्लस 2a t1 t2, ठीक है। रिमेंबर द इक्वेशन बाय हार्ट, सीधे याद होनी चाहिए। बोलो मेरे साथ, क्या होती है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड फॉर द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y टाइम्स t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 2x प्लस a टाइम्स 2a टाइम्स t1 t2, ठीक है। याद रख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आगे आपको पढ़ेंगे यूज में, ठीक है। बोलते रहिए, 10 बारी बोलते रहिए, चाय पानी बादाम के साथ लेते रहिए, याद हो जाएगा, ठीक है। याद करनी है आपको। अच्छा, अब ये तो एक नॉर्मल कॉर्ड हुई, एक मैंने फोकल कॉर्ड भी बताई थी आप लोगों को पिछली क्लास के अंदर। फोकल कॉर्ड क्या होती है? वो कॉर्ड जो कि फोकस से पास होती है। तो भैया उसके बारे में भी बात करेंगे, बट पहले चलिए ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको बोला गया है कि इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ए बी टू द पैराबोला लिखिए अगर x कोऑर्डिनेट ऑफ द ए पॉइंट इज 2 एंड बी का y कोऑर्डिनेट इज गिवन टू यू एज दिस। मैंने कहा चलो ठीक है, सबसे पहले तो पैराबोला ड्रॉ करते हैं। अच्छा, ये जो फॉर्म्स चल रही है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाले पैराबोला के लिए ही चल रही है, ठीक है। ठीक है, तो ये 4ax वाले जैसा पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है, तो a का वैल्यू कितना है बेटा अपना? 2 है सर। मैंने कहा ठीक है यार। अब एक पॉइंट है a जिसका कि x कोऑर्डिनेट है 2, तो अगर मुझे इसके ऊपर पॉइंट लेना है तो मैं क्या लेता हूं? a t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1। एक पॉइंट अगर लेना हो तो a t स्क्वायर कॉमा 2a t, और दो पॉइंट अगर लेते हो तो a t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1 और दूसरा b a t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2। तो एक पॉइंट को मैंने ऐसा ले लिया a t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1। तो a का वैल्यू तो मेरे पास है, कितना है? 2t1 स्क्वायर कॉमा 2 इंटू 2 यानी 4t1, ऐसा हो जाएगा बेटा ये पॉइंट। मैंने कहा यार चलो ठीक है, 4t1 ऐसा हो गया। आगे बात करते हैं। एक और पॉइंट मुझे बोला हुआ है पैराबोला के ऊपर, एक और पॉइंट मुझे पैराबोला के ऊपर बोला हुआ है। अच्छा, इसको मैं थोड़ी देर के लिए a नाम दे देता हूं, मान लीजिए इसको मैं थोड़ी देर के लिए b नाम दे दिया कुछ, तो ये हो जाएगा a t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये कितना हो जाएगा बेटे? सर ये हो जाएगा, a का वैल्यू 2 है तो 2t2 स्क्वायर कॉमा 4t2। मैंने कहा ठीक है। आपको बोला हुआ है क्या कि एक पॉइंट है a जिसका कि x कोऑर्डिनेट है 2, अगर इसका x कोऑर्डिनेट है 2 और इस वाले का y कोऑर्डिनेट है 4, तो आप यहां पे देखिए 2t1 स्क्वायर का वैल्यू 2 के इक्वल करवाओगे तो t1 का वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगा, और अगर 4t2 का वैल्यू 4 के इक्वल करवाओगे तो t2 का वैल्यू जो है वो 1 आएगा। अगर आपने t1 t2 दोनों का वैल्यू 1 1 ले लिया तो दो अलग अलग पॉइंट तो होंगे नहीं। तो आपका अगर t2 का वैल्यू 1 आ गया है तो एलिमिनेट t1 बराबर 1 एज t2 इज इक्वल टू 1 कमिंग। तो मैंने कहा ठीक है, तो देयरफॉर
T1 का वैल्यू आपके पास आ गया 1 और T2 का वैल्यू आपके पास T1 का वैल्यू आ गया -1 और T2 का वैल्यू आ गया 1। अब देखो जरा, आपको बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ए बी बताइए। इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ए बी बताइए। मैंने कहा ठीक है यार, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ए बी। आपको फॉर्म डायरेक्टली याद होनी चाहिए। देखिए यहां पे यूज आई, डायरेक्टली याद होनी चाहिए। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि आप डेराइव कर लो। तो y टाइम्स ऑफ T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 2x प्लस 2a T1 T2। तो T1 T2 का वैल्यू आपके पास है, a का वैल्यू आपके पास है, पुट इट एंड गेट द आंसर। तो ये कितना आ गया, y टाइम्स ऑफ T1, T1 का वैल्यू -1, T2 का वैल्यू 1, ओके, 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू ए इंटू 1 इंटू -1। तो ये कितना आ रहा है बेटा, राइट हैंड साइड तो, लेफ्ट हैंड साइड तो 0 ही होगी, और ये आ रहा है मेरे ख्याल से x इक्वल टू 2। यस और नो ऑल ऑफ यू गाइज। तो ये मेरी कॉर्ड की इक्वेशन आ रही है। फीलिंग आई सारे के सारे बच्चों को? देखिए मैं थोड़ी सी और फीलिंग भी करवाता हूं आप लोगों को। बेसिकली ये ऐसा क्यों आया है, देखो समझ भी जाओगे आप। अभी आपका ये रहा पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और एक पॉइंट है जिसका T1, जिसके लिए T1 1 आया है, -1 आया है। तो a T1 स्क्वायर कॉमा 2a T1 लिखोगे तो ये 2 कॉमा -4 ऐसा आएगा, ठीक है। और T2 का वैल्यू आपका कितना आया है, 1 आया है। तो उसके लिए जब लिखोगे तो वो कितना आएगा बेटे, 2,4 आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा, a T1 स्क्वायर कॉमा 2a T1 और a T2 स्क्वायर कॉमा 2a T2 ऐसा आ जाएगा। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि कॉर्ड कौन सी बन रही है, x इक्वल टू 2 ही तो बन रही है। देखो जरा, x इक्वल टू 2 ही तो मेरी कॉर्ड आई थी। और भी कॉम्प्लेक्स कॉर्ड बन सकती है, लेकिन यहां पर ऐसी बन रही है। तो इस देखो, सीधे ज्योमेट्री से भी कर सकते थे, लेकिन ज्योमेट्री से हर बार नहीं कर पाते, इसीलिए हमको ये चीज याद रखनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई सारे के सारे बच्चों को। और अगर मान लीजिए आपने T1 T2 का वैल्यू निकाल लिया तो आप a T1 स्क्वायर कॉमा 2a T1 निकाल लोगे। T2 का वैल्यू निकाल लिया तो आप a T2 स्क्वायर कॉमा 2a T2 निकाल लोगे। फिर 2 पॉइंट अगर आपके पास आ गए और उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन लिखनी है तो कैसे लिखते हो, स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्ट्रेट लाइंस में पढ़ के आए थे, तो आप वैसे भी इक्वेशन जो है कॉर्ड की लिख सकते थे, लेकिन याद रहेगी तो बेटर है। आई थिंक क्लियर है सारे के सारे बच्चों को। आगे बढ़ते हैं बेटा, चलिए नेक्स्ट चीज के बारे में पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द फोकल कॉर्ड। अब देखिए फोकल कॉर्ड के बारे में। अब फोकल कॉर्ड क्या होती है, फोकल कॉर्ड वो कॉर्ड होती है जो कि आपके फोकस से पास होती है। तो भैया ये तो मेरी कॉर्ड की इक्वेशन थी, कौन सी इक्वेशन, ये वाली। दिस इक्वेशन वॉज इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड, हाँ या ना, y टाइम्स ऑफ T1 प्लस T2, मतलब इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग a T1 स्क्वायर कॉमा 2a T1 और a T2 स्क्वायर कॉमा 2a T2 को ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड है उसकी इक्वेशन होती है क्या, y टाइम्स T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 2x टाइम्स 2x प्लस 2a T1 T2, है ना। अब अगर वो कॉर्ड फोकल कॉर्ड भी है, अगर वो कॉर्ड फोकल कॉर्ड भी है तो वो फोकस से पास करेगी, यानी a,0 उसमें सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने क्या किया कि अगर ये मेरी फोकल कॉर्ड भी है, कॉर्ड की इक्वेशन होती है ये, अगर फोकल कॉर्ड भी है तो फोकस से पास करेगी, यानी a,0 सेटिस्फाई करेगा ये। तो y के जगह 0 डाल दिया तो ये तो चीज 0 आ गई, x के जगह a डाला तो ये 2a प्लस ऐसा आ गया, 2a से 2a उठ जाएगा तो क्या T1 T2 का वैल्यू यहां से -1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और T1 T2 का वैल्यू अगर -1 आ गया तो प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्डिनेट्स, देखो यहाँ पे ये है y कोऑर्डिनेट, को ऑर्डिनेट बोलते हैं, तो 2a T1 ये 2a T2, तो इनको अगर मल्टीप्लाई किया तो ये 4a स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, फील करेंगे सारे के सारे बच्चे, क्योंकि इसको आप लिख सकते हैं 4a स्क्वायर T1 T2, और T1 T2 का वैल्यू फोकल कॉर्ड के केस में कितना आता है, T1 इंटू T2 का वैल्यू -1 आता है। देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कोई भी अगर कॉर्ड फोकल कॉर्ड है ना तो इसका T1 और इसका T2 उन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा -1 आएगा। मान लीजिए ये एक और फोकल कॉर्ड है,
इसका T3 है, कहने का मतलब है इसके कोऑर्डिनेट AT3 स्क्वायर कॉमा 2AT3 है और इसके कोऑर्डिनेट्स T4 है, लेट से AT4 स्क्वायर कॉमा 2AT4 ऐसा है। तो T3 इंटू T4 का प्रोडक्ट जो होगा वो -1 होगा। समझ में आई बात क्या बोल रहा हूं? कहने का मतलब है कि अगर मैं आपको कभी ऐसा बोल दूं कि यार आपके पास एक पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x लेट से, और आपके पास एक फोकल कॉर्ड है, आपके पास एक फोकल कॉर्ड है, ऑब्वियस सी बात है अगर फोकल कॉर्ड है तो फोकस से पास होगी, मान लीजिए ये, और उसने बोला कि ये जो पॉइंट है उस पर T1 की वैल्यू जो आपकी है वो -1 है, या कहूं T1 की वैल्यू जो है वो 4 है। अगर T1 की वैल्यू 4 है तो ये कितना होगा, AT स्क्वायर कॉमा 2 इंटू A इंटू T1, यानी ऐसा होगा। अच्छा तो देखिए जरा, यहां पे अगर T1 की वैल्यू मान लीजिए आपको 4 दे दी गई, इस पॉइंट पर T1 की वैल्यू 4 दे दी गई, तो आप AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख ही सकते हो। तो आप डायरेक्टली, अगर आपको ये बोला हुआ है कि ये फोकस से पास हो रही है यानी फोकल कॉर्ड है, और आपको इसका T1 दिया हुआ है, तो आप ये वाला एंड पॉइंट, अनदर एंड पॉइंट ऑफ दिस कॉर्ड यानी कि अनदर एंड पॉइंट ऑफ दिस फोकल कॉर्ड डायरेक्टली लिख सकते हो, बिकॉज तो T2 आपका हो जाएगा कितना, -1/4। क्यों? क्योंकि T1 इंटू T2 फॉर द केस ऑफ फोकल कॉर्ड -1 आता है। T1 इंटू T2 फोकल कॉर्ड के लिए कितना आता है, -1 आता है। तो अगर आपको बोला हुआ है कि एक पैराबोला है जिसमें एक फोकल कॉर्ड है, उसमें T1 की वैल्यू ये है, तो T2 की वैल्यू क्या होगी, T1 इंटू T2 का वैल्यू जो है वो -1 के बराबर होगा। T1 इज वन पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट पॉइंट एंड दिस T2 इज अनदर पैरामीट्रिक पॉइंट। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2। समझ में आ रही है बात? देखिए थोड़े से और क्वेश्चन करवाऊंगा तो क्लियर होगा। जैसे कि ये चीज देखिए, इफ वन एंड ऑफ द फोकल कॉर्ड AB इज गिवन टू मी एज, फोकल कॉर्ड है, देखो इस बार फोकल कॉर्ड है यानी फोकस से पास कर ही रही होगी, अगर फोकस से पास करते ही है तो T1 इंटू T2 का प्रोडक्ट कितना आता है, -1 आता है। तो हमको बोला हुआ है कि यार आपके पास एक फोकल कॉर्ड है A और B को ज्वाइन करती हुई, तो मान लीजिए कि ये अपना फोकस है, इसका फोकस ऑब्वियस सी बात है 2,0 होगा, तो ये A पॉइंट है अपना, ये B पॉइंट है, अपने को बोला हुआ है कि A के कोऑर्डिनेट्स 1/2 -2 है। तो इसको मैं अगर कंपेयर करता हूं AT स्क्वायर कॉमा 2AT1, AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1 से, तो A का वैल्यू तो मेरा 2 है, तो ये जो पॉइंट है मेरा ये कितना आ जाता है, 2T1 स्क्वायर कॉमा 4T1। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं बेटा, तो मेरे पास T1 की वैल्यू कितनी आती है, बताना जरा मुझे। कंपेयरिंग 4T1 का वैल्यू अगर -2 के इक्वल हो गया तो T1 का वैल्यू तो -1/2 हो गया बेटे, सोचेंगे जरा सारे के सारे बच्चे। अच्छा अगर ये फोकल कॉर्ड है तो इसके कोऑर्डिनेट्स अगर मैंने AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2 माने हैं, तो T1 इंटू T2 का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, T1 इंटू T2 शुड बी इक्वल टू -1 सिंस A एंड B इज अ फोकल कॉर्ड। तो अगर T1 की वैल्यू मिल चुकी है आपको, तो T2 की वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, यस सर, T1 इज इक्वल टू -1/2, तो T2 का वैल्यू 2 हो जाएगा। अगर T2 का वैल्यू 2 हो गया तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे बेटा आपके पास, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ जाएंगे AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2। A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू है 2, और ये हो गया 2 इंटू 2 का स्क्वायर कॉमा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया 8,8। आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ B बताओ, सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ B, तो देयरफॉर सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ B, सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ B क्या आ गया, 8 + 8, x कोऑर्डिनेट भी 8 है, y कोऑर्डिनेट भी 8 है, तो दैट इज इक्वल टू 16। तो 16 इज द आंसर। समझ में आई बात? देखो क्या बोल रहा हूं, अगर कोई कॉर्ड फोकल कॉर्ड है तो उसका T1 और T2 यानी एंड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड, फोकल कॉर्ड के केस में ही T1 इंटू T2 का वैल्यू कितना आएगा, -1 आएगा। याद रहेगी ये बात सारे के सारे बच्चों को, ये वाली प्रॉपर्टी
पहली प्रॉपर्टी ऑफ द फोकल कॉर्ड। क्लियर है सारे के सारे बच्चों को? और सेकंड प्रॉपर्टी भी मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि फोकल कॉर्ड है तो T1 इंटू T2 कितना होता है? -1। तो T1 इंटू T2 -1 है, तो द क्वेश्चन इज डन लाइक दिस, राइट एवरीवन? चलिए, तो आई थिंक आई एम रनिंग सम आउट ऑफ टाइम टुडे, तो आज का सेशन मैं यहीं एंड करता हूँ। आगे आने वाले सेशंस के अंदर मैं और भी चीजें आप लोगों को करवाऊंगा, और भी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा, है ना? तो स्टे ट्यून्ड, और उम्मीद करता हूं कि आज मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया है वो आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा यार। तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के जरूर बताना यू अंडरस्टूड और नॉट, है ना? मुझे ये जरूर बताना यार, यू अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर और नॉट, बिकॉज और देखिए यार, एक चीज मैं आप लोगों से और कहूंगा, है ना, मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी। जेई का सपना देखा है ना आप लोगों ने? अगर जेई का सपना देखा है आप लोगों ने तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी यार। तो दबा के मेहनत कर डालो, बिकॉज आपके ही जगह हम भी थे एक समय में। तो आई हैव डन माई बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग अलॉन्ग विथ मास्टर्स इन हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT रुड़की। तो मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा कि यार अगर मैं कर सकता हूं ना तो आप भी कर सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। तो कुछ मुश्किल नहीं है, बट हाँ, कुछ पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो बस मेहनत करो और मचाते रहो, बिकॉज कोई बड़ी बात नहीं है इस एग्जाम को क्रैक करना, इतना मेरा विश्वास है, राइट? तो चलिए, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, कीप रॉकिंग, कीप एंजॉइंग, लेट्स मेक मोस्ट आउट ऑफ दिस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।